कल हमने प्राणायाम, परसों हमने प्राणायाम शुरू किया था। प्राणायाम के बारे में हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुद्रा हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, ठीक है। प्रत्याहार आपको बता दिया है, सभी को प्रत्याहार पता है। अब प्रत्याहार is situated at the position of अंतरंग योग एंड बहिरंग योग, इन द बिटवीन ऑफ देम। हम गेट पे खड़े हैं, बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं देख सकते, और अंदर खड़े हैं, बाहर नहीं देख सकते। लेकिन प्रत्याहार इज अ सिचुएशन वेयर वी कैन सी, टर्न अप आउटसाइड वी कैन सी आउटवर्ड वर्ल्ड, टर्न अप इनसाइड वी कैन सी इंटरनल वर्ल्ड। तो ये प्रत्याहार है, इसकी डेफिनेशन इससे अच्छी हो नहीं सकती। और गिनती में पड़े रहें तो उसका कोई फायदा नहीं हो। इजी लैंग्वेज में समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आती है बात प्राणायाम की। प्राणायाम हम कर रहे हैं। प्राणायाम के बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, और प्रैक्टिस में जो प्राणायाम होगा रोजाना हम दो दो करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राणायाम क्या है। अभी उसके बाद आता है इसमें ध्यान। इसमें धारणा नहीं है, घेरण संहिता में धारणा मेंशन नहीं है। आसन के बाद इसने क्या बताया है? आसन के बाद मुद्रा बताई, मुद्रा के बाद प्रत्याहार बताया, फिर प्राणायाम बताया। अब हम सीधे ध्यान पे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान होता है कि ध्यान क्या है? घेरण संहिता में ध्यान को क्या कहा गया? सभी जगह पे ध्यान बोला जाता है स्थिरता से। प्रत्येक तानता ध्यानम अष्टांग योग में बोल दिया। घेरण संहिता में भी एकाग्र चित्त को ही ध्यान बोला। एकाग्र चित्त कब होती है? जब किसी एक डायरेक्शन में हम चलते रहें निष्पक्ष होकर। अक्सर ध्यान में क्या होता है, जैसे अष्टांग योग में बताया कि विचारानुगत है, वितर्कानुगत है, आनंदानुगत है, और एकाग्र भूमि हो जाती है, जिसे अस्मितानुगत समाधि बोलते हैं। तो ये होगी, फिर असंप्रज्ञात समाधि होगी। एकाग्रचित्त जब हो जाए, किसी एक स्थिति में फ्लो बना रहे, वो टूटे ना, दाएं बाएं भी ना जाए। अगर हम कहीं टिक गए हैं तो उसी में टिक गए बस। फिर ये नहीं पता कि शरीर है, समय है, काल है, परिस्थिति है, क्या है, फिर कोई मायने नहीं रखता। भाव भी स्थिर हो गया, शरीर भी स्थिर हो गया, प्राण भी स्थिर हो गए, चित्त भी स्थिर हो गया। जब ये स्थिति होगी, ये ध्यान हो गया। इससे आगे की स्थिति ये होती है कि सब चीज गायब होकर कोई एक चीज रह जाती है, उसको समाधि बोलते हैं। क्योंकि ध्यान में बीच बीच में व्यक्ति थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक्स आता है, हल्का सा। जब चित्त थोड़ा सा डाउन आता है तो वो नीचे की तरफ देखता है कि अरे मैं तो शरीर भी हूं, लेकिन वो फिर ऊपर जंप कर जाता है, फिर शरीर को भूल जाता है। ये जो फ्लक्चुएशन चलती है ना, ये थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत माइन्यूट लेवल पे आती है, बहुत माइन्यूट लेवल पे। लेकिन ध्यान की जो स्थिति है, वो हिंदी में जो शब्द है ना ध्यान, इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। ध्यान का मतलब केवल एक है कि आपका चित्त एक डायरेक्शन में खड़ा है, पिलर की तरह खड़ा हो गया कि अब ये हिलेगा नहीं, ये ठहर गया। बीच में एक दो अंतराय आ गए, लेकिन दोबारा से वो जंप करके ऊपर चला जाएगा। अंतराय आ भी है तो फिर वापस चला जाएगा, उसे इंटरेस्ट नहीं रहेगा बाहर की चीजों में। जब उसका आनंद आता है ना, जब प्रकाश घटित होता है या कोई दूसरे एक्टिविटी होती है कि ज्ञानेंद्रियों का अति विशिष्ट अनुभव होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति का मन नहीं करता नीचे आने का। इसीलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं अरे छोड़, कहीं के चक्कर में पड़ गए।
संजना प्लीज ऑन योर वीडियो, पल्लवी ऑन योर वीडियो प्लीज। मुझे ये देखना है कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो जो प्रत्येक तानता ध्यान है वो बड़ी गूढ़ और आंतरिक स्थिति है, मन नहीं करेगा बाहर आने का, लेकिन अभी थोड़े थोड़े बीच में अंतराय आ रहे हैं, इसीलिए ये समाधि से अलग है, इसीलिए इसकी स्टेज बनती है, अलग बनती है। अब ये 3 प्रकार से बताया गया है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। आप नोट कर ले धर्मेंद्र जी। मैं लेके आता हूँ पेन और कॉपी। लास्ट वाला क्या था? स्थूल ध्यान है, ज्योतिर्ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान है। संजना आर यू देयर? स्थूल ध्यान में क्या होता है, स्थूल ध्यान में व्यक्ति अपने हृदय में जाके अपने आप को स्थिर करता है और वहां पे ध्यान करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव या जो भी जिसका भी भाव जैसा है, गुरुदेव जिसके भी भाव में है, उनको एक स्थिर आसन देके उनका ध्यान करता है। ये स्थूल ध्यान है, बड़ी शोभायमान अवस्था बना के रखता है मन के भाव के साथ, उनकी आकृति को हृदय में समाहित कर लेता है। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है इसका, मैंने पहले बताया। एक जाट था, वो एक साधु के पास गया और कहा कि प्रभु मुझे ध्यान करना सिखाओ, हमें पता नहीं है ध्यान क्या है। कहते अच्छा। तो साधु ने पूछा व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट ध्यान, आई मीन मेडिटेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड विच थिंग यू लाइक द मोस्ट? ही सेड, प्रभु आई लाइक द मोस्ट बफेलो। I told you the story. अरे कोई और हो, एनीवन एल्स, लाइक वाइफ है, बच्चे हैं, कोई भगवान है, कोई आकृति ऐसी है, एनीथिंग रिमेन एक्सेप्ट द बफेलो। नहीं जी, आई लाइक द मोस्ट बफेलो बिकॉज शी गिव अस मिल्क एंड द काफ, and the calf works for the farm, and again we get the next buffalo. Then in this way we are healthy. Understood? कहते ठीक है, it's okay now. Always focus the buffalo. Always keep in mind buffalo. Either you are sleeping, eating, whatever you are doing all the time, open eyes or closed eyes, you need to focus on the buffalo. अब सिद्धत का पक्का था, he was so devoted for this assignment. He started the practice of meditation, and in this practice, after several months, when both Guru and Chela was entering into the home, a student stuck outside. Guruji asked, why you are there? Guruji, I was planning to come, but my horn are stuck in the door. What does it mean, Dharmendra ji?
उसने अपने आप को पूरी तरह से बफेलो के रूप में आत्मसात कर लिया था, मतलब ही काइंड ऑफ थॉट दैट कि ही कैन नॉट लिव, ही कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट बफेलो, सब बफेलो उसके साथ ही है। नो, बफेलो साथ नहीं है, ही बिकम द बफेलो। ही बिकम बफेलो, आत्मसात कर लिया था, मैंने वही बोला था कि ही इंटरनलाइज्ड He हिमसेल्फ। became the buffalo and he was feeling that structure all the time in his mind. And he realized that if I will get inside and अच्छा चलो अभी यहां से थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो जाते हैं। अगर वो सच में अंदर जाने की कोशिश करता, what should be happen over there? अभी वो बफेलो तो नहीं है, उसके सींग तो नहीं है फिजिकल फॉर्म में, क्या वो एंटर कर जाता? यस सर, वो कर जाते। आर यू श्योर? कौन कहता है कि एंटर कर जाते? दैट इज अ डिफरेंस, हाउ अ सूक्ष्म शरीर वर्क्स एंड हाउ स्थूल वर्क्स स्टॉप। अगर वो एंटर करता, रियली ही वाज अनेबल टू एंटर इन इट। सूक्ष्म शरीर से उसने जो शरीर क्रिएट कर लिया, उसका जो ओरा था ना, वो उसको एंटर ना करने देता। उसके सच में सींग अड़ते, वो सच में रुकता, वो घुस ही ना पाता, वो परसेप्शन टूटती ना उसकी। गॉट इट कराते? फिजिकल फॉर्म में वो घुस ही नहीं सकता था, शरीर ने एक ओरा डेवलप कर दिया है, वो भले ही दिख नहीं रहा लेकिन वो चीज अड़ेगी। ये ध्यान होता है, ये स्थिति होती है समाधि की। और ऐसी स्थिति में फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू। कीड़ा सुना है? कीड़ा और भंवरा सुना है कभी? ये एग्जाम्पल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको रियलाइज करोगे तुम लोग। भंवरा कैसे बनता है, कभी सुना है आपने? एवर हैव यू हर्ड द स्टोरी अबाउट भंवरा? हाउ कम इन क्रिएचर? Ever you have seen? Listen, tell me the story. I will let you know today. कीड़ा भंवरे से डरता है, क्यों? कीड़ा, भंवरा है ना, कीड़े को खा जाता है। पता है आपको ये बात? भंवरा कीड़े को खा जाता है, लेकिन कीड़ा भी बड़ा माहिर होता है। वो हर टाइम इस डर से कि भंवरा आएगा मुझे खा जाएगा, भंवरा आएगा मुझे खा जाएगा, वो मुझे मार डालेगा। तो दो चार कीड़े ऐसे होते हैं जो कभी है ना भंवरे के डर के सामने नहीं आते, लेकिन वो भंवरे का ध्यान करते करते भंवरे जैसी आकृति लेके उड़ जाते हैं। भंवरे ऐसे आते हैं। सर भंवरा मींस इज इट बटरफ्लाई? नहीं, बटरफ्लाई इज इंसेक्ट, वो भी इंसेक्ट है, लेकिन कैसा होगा कौन बताएगा आप लोगों में? सर जो ब्लैक कलर का होता है वही बोल रहे हैं क्या? हाँ, जो उड़ता है ब्लैक कलर का है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा सा होता है, हेल्दी सा होता है, बड़े नोकीले होते हैं इसके स्पाइक्स, बहुत नोकीले, ठीक है। तो जो कीड़ा है वो भंवरे को देख देख के उसके डर से, उसकी धारणा से भंवरा बन जाता है। क्रिएचर ही चेंज हो गई है उसकी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो गया, केवल इस वजह से उसने भंवरे का डर से उसने अपने आप को वैसे बना दिया। अब दूसरा कीड़ा इस भंवरे से भी डरेगा। दिस इज अ फिनोमिना। जाता है सच में, कीड़ा का फॉर्म चेंज हो जाता है? यस, ओके। यही तो ध्यान है, इसी मेडिटेशन की बात कर रहे हैं हम बच्चों को जो कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन बता रहे हैं, इसमें और उसमें अंतर हुआ धर्मेंद्र जी? जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी मॉन्स्टर से, किसी विलेन से या उससे लड़ाई करते हो तो धीरे धीरे उसी के जैसा बनते जाते हो। कई बार कहते हैं ना कि वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है उसके अंदर, दैट बिल्कुल। इज चेंजिंग योरसेल्फ। हाँ, तो जैसे कहते हैं कि अगर किसी बहुत गलत आदमी के साथ आप लड़ाई भी कर लो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आने लगती हैं
क्योंकि फिर आपको उसी के आवाज में, उसी की भाषा में, उसी के उसमें जवाब देना है। इसी का तो बेस्ट एग्जांपल दे देते हैं। जी, सुग्रीव के भाई का नाम क्या था? बाली। उसकी क्या स्पेशलिटी थी, अब बताओ। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कोट कर देता हूँ। हाँ, वो ये थी कि जो भी उसके सामने आता था 50%, 50% शक्ति उसके पास आ जाती थी। व्हाट डज इट मीन? अब बताओ। वो तो हमेशा जीतेगा क्योंकि 50% उसके पास आ गई, वो 50% बराबर हो गए, बाकी उसकी शक्ति एक्स्ट्रा है। इसलिए राम ने पीछे से उसको तीर मारा था, सामने आके नहीं मारा। अब इसको ध्यान की स्थिति में बताओ ना, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि बाली जो है उस आदमी के साथ आके 50%, मतलब उसके आदमी से सोचने लगता है, उस आदमी जैसा बन के आधा तो ले लेता, पावर खींच ही लेता है वॉज मुझसे। सो मच इन डीप इन मेडिटेशन कि वो उस करेक्टर को एकदम अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता था, और उसके सारे गुण, धर्म, व्यवहार, उसके सोचने विचारने की क्षमता अपने अंदर आत्मसात कर लेता था। वो क्या करता था, मन से मन मिला देता था उसके। इस साइंस को ऐसे समझो, मन से जैसे ही मन मिल गया, उसके मन की सारी ताकत वो समझने लगता था, उसके नेक्स्ट मूव तक समझ जाता था। क्लियर हुआ कुछ? अब हिप्नोटिज्म इसी तरह का एक चीज है, वो अलग हिप्नोटिज्म है। इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। हिप्नोटिज्म इसका कोई रोल नहीं करता। हिप्नोटिज्म इज ओवर कंट्रोल ऑफ द माइंड। वो किसी दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल करता है, और वो इतनी जल्दी नहीं होता, नहीं है, बहुत ताकत लगती है उसके लिए। सर मेरा बेटा तो इतना छोटा सा है, वो सिंघम को देखता है तो वो पूरे दिन उसी के कैरेक्टर में ही रहता है, पूरे दिन उसी के कैरेक्टर में रहता है वो। हाँ, इसीलिए जो माया जगत है ना, इस माया जगत से दूर रहना है। ये माया जगत अच्छी नहीं है। ये माया जगत हमारे बच्चों के लिए संस्कृति भ्रष्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब हिंसक वृत्ति रहेगी, दिखाने को सैद्धांतिक है, लेकिन है तो हिंसक ही ना सारी उसमें, तो वो समाज में स्थिरता लेके नहीं आएगा। ये चीज हमें अच्छे से समझनी है कि हमें बहुत सावधानी के साथ, आजकल बहुत जो सावधानी के साथ अपने जीवन को डायरेक्शन देनी है। आजकल जो गेम्स आ गए हैं, पबजी वगैरह, वायलेंट गेम्स जिसमें वायलेंस बहुत ज्यादा है, तो बच्चे देखने के बाद बहुत इस तरह से बिहेव करने लगते हैं कि जो वॉयलेंट है, अग्रेसिव है। अग्रेसिव है। बच्चे बहुत ज्यादा अपने चीजों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और वे उसके अभाव में सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका रिग्रेशन, रिटेलिएशन देखा करो, वो कैसे रिटेलिएट करते हैं। वो पेशेंस। साइकोलॉजी, इसीलिए कलयुग है, इसीलिए कलयुग है। सर उनको किस टाइप से देना चाहिए? उनको इन चीजों से थोड़ा दूर करो, धीरे धीरे गैप दो उनको, उनके साथ इन्वॉल्व हो, टाइम दो उन्हें। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। जितने भी लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, इवन माई सेल्फ, मैं अपनी बेटी को मोबाइल ले नहीं पाता हूं। मैं ले ही नहीं पाता हूं उससे। उसके आर्गुमेंट होते हैं, ये अभी तो लिया है, 2 घंटे को भी अभी बोल देगी। मैं किताब उठा ले, कहते नहीं मैंने तो काम खत्म कर लिया, मैं अभी तो उठाई थी। उसकी समझ में नहीं आ पाती ये बात। ठीक है ना? तो ये चीज हमें अपनी कल्चर से निकालनी है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सफर इट। हमने तो फिर भी अपने बच्चों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अगली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा ध्यान क्या चीज है, पालेगा ही कोई और। उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा कौन है, कैसा है, किसका है। जो खुद आज इतना एडिक्टेड है, वो कल दूसरे बच्चों को क्या कहेगा, उसके कल्चर बन जाएगी। डीएनए फॉर्मेशन ही बदल जाएगी, कॉन्शियसनेस लेवल घट जाएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही घूम के रह जाएगा, टेक्नोलॉजी में गायब हो जाएगा। ये चीजें समझने की है, बहुत जरूरी है ये समझना। तो ये जो फोकस्ड माइंड है ना, ये हमें काम आएगा। पहले लोगों को जरूरत नहीं होती थी ज्यादा, सरल जीवन था, रोज एक रूटीन बना हुआ था, इंडिपेंडेंट गांव थे।
सब एक गांव में है तो सब गांव वाले आपस में मिलजुल के सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। फिर वो आगे राजा तक सिचुएशन थी। अव्यवस्था का नाम नहीं था हमारी कल्चर में, अव्यवस्था नहीं थी हमारे कल्चर में, ये चीजें चल ही नहीं रही थी। ये तो करप्ट हो गया सब कुछ। बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होगा लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह नहीं पहुंच पाती, राजा की एक्सेसिबिलिटी हर जगह नहीं हो पाती। इसीलिए नगर पालिका का सिस्टम हुआ, इसलिए विधानसभा का हुआ, इसलिए लोकसभा का हुआ। लेकिन क्या सभी इस चीज से खुश हैं? क्या सभी खुश हैं? लोकसभा का जो डिसीजन है क्या हर एक आदमी तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा ना, वो सेगमेंटेड एरिया में जा रहा है। लेकिन एक गांव की जो व्यवस्था है वो एक एक आदमी तक पहुंचती है, एक एक आदमी तक। ठीक वैसे ही हमें हेडक्वार्टर से इस पूरे शरीर को वितरित करना है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके फंक्शंस, वो प्रॉपर चैनल से चले तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जब इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तभी वो परमात्मा का स्वरूप बनता है। इसी ढंग से समझ लो। फिर इसका एक और उदाहरण दूंगा ध्यान का ही। देखो ध्यान को कैसे समझना है, इसकी विशेषता है। अगर ठीक ढंग से समझ जाओगे तो इसकी एक विशेषता रहेगी। क्या है? एक बार गुरुदेव के पास एक लड़की आई, घर वाले उसे लेके आए। लड़की जिद्दी थी, शी वाज अटैच्ड विद समवन। तो स्थिति क्या बनी, वो कहती गुरुजी कुछ मर्जी कर लो, मेरा और कहीं ध्यान ही नहीं जाता, मुझे तो वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है मुझे तो देखने में अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, उसके व्यवहार अच्छे लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बेटा एक ध्यान कर ले। और कहते जी मैं ध्यान भी करूंगी तो उसी का करूंगी। गुरुदेव भी पहुंचे हुए थे। चल बेटा आज से कसम खा कि तू ध्यान करेगी और उसी का करेगी और किसी का ध्यान नहीं करेगी। और जब उसने कसम खाई, उसे ध्यान में बैठना नियम बना दिया कि तुझे रोजाना सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे बैठना है ध्यान में, उसी का ध्यान करना है। और गुरुदेव ने कृपा कर दी। कृपा कैसे कर दी? शक्तिपात कर दिया, अंदर की चेतना पे असर कर दिया। अब 3 दिन के बाद ही गुरुजी मेरा तो ध्यान नहीं लगता। कहते क्यों? कहते गुरुजी मैं ध्यान तो करती हूँ उसका, और एक सांवला सा लड़का आता है मेरे सामने, सुनहरी सी उसके हाथ में बांसुरी होती है और सिर पे मोरपंख होता है, पता नहीं कौन आ जाता है। पर बड़ा सुंदर लगता है वो मुझे। नहीं बेटा ऐसा मत करना, तुझे ध्यान तो किसी और का करना है, तू कहां डाइवर्ट हो रही है? बिल्कुल नहीं होना। कहते गुरुजी मैं शुरू में तो 2 मिनट को लगता है कि मैं उसका ध्यान कर रही हूं, पर वो ध्यान शिफ्ट होके कहीं और चला जाता है। समझ रहे हो सभी? क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी धर्मेंद्र जी, क्या समझ में आ रहा है? कृष्ण भगवान का ध्यान उसने करना शुरू कर दिया, कृष्ण भगवान का। नहीं, ध्यान तो वो अपने बिलौड का कर रही है। जी। स्वरूप आत्म चेतना जो होती है ना, वो तो एक ही है। वो किसी का भी ध्यान करो, चेतना एक ही है, जीवन अनंत, एक ही चेतना है। तो क्या समझ में आया इसमें? क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका? अरुणा जी मतलब बताएंगी। God is present in everybody, and in whatever on whomever you may do meditation on, finally your meditation will be on God only. Is हाँ, that? अब इसका मतलब ये हुआ कण कण में भगवान वास करता है।
यही निकल के आ रहा है ना, यत्र तत्र सर्वत्र एको हम, यही हुआ ना, सभी जगह एक ही है ना। तो जब चेतना के स्तर पे कोई कार्य शुरू हो जाए तो बड़ा काम हो जाता है, और फिर विराट स्वरूप में मिलने में देर नहीं लगती। एक बूंद को समुद्र में जाके मिलने में टाइम नहीं लगता। तो ये होता है ध्यान। उसने देखा प्रियतम को, और वो प्रियतम क्या बन गया, शिफ्ट हो गया श्री कृष्ण में। लेकिन यहाँ पे गुरु कृपा बहुत बड़ी थी, गुरु कृपा हुई तब ये हुआ, नहीं तो वो स्थूल रह जाता। चेतना को जगाना भी पड़ता है, और ये स्ट्राइक होता है इससे, मंत्रों से, कृपा से, दीक्षाएं होती हैं। इसीलिए योग शास्त्र गुरुगत ज्ञान है। ये योग शास्त्र अपने मनमुखी होने का प्रमाण नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैंने किताब पढ़ ली और योग सीख लिया, गलत फहमी है, माइंड से निकाल देना। बिल्कुल गलत फहमी है अगर आप सोचते हो कि किसी ने 4 श्लोक पढ़ा दिए, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और तुम योगी हो गए, यहां से निकाल देना बात को। ये तो तुम्हारा जीवन ले लेगी, खून पी जाएगी, सिर ले लेगी आपका, और जब सिर ले लेगी ना तब जाके कुछ मिलेगा। ये वो शक्ति है। सिर समझ में आ रहा है कैसे लेगी? धर्मेंद्र जी कैसे लेगी सिर ये? तो पूरा ध्यान आपका किसी और चला जाएगा, जहां से कि जैसे बोलते हैं ना, माइंड हैक्ड हो जाएगा, हैक हो जाएगा पूरी तरह से। समर्पण, समर्पण, एक शब्द में काम खत्म हो गया, समर्पण। अगर डेडिकेशन। समर्पण नहीं है तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किताब पढ़ के पढ़ा लोगे, शिक्षा दे दोगे, लेकिन जो रस पैदा होगा ना, अंतर देखो, इसका अंतर देखना है इसमें, कैसे कैसे कार्य करता है। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है जो समझ में आएगा सीधा सीधा। आपके पास पहले भी टीचर आए होंगे, आपने पहले भी टीचर्स का अंतर लेक्चर सुना होगा, और लेक्चर मैं भी दे ही रहा हूं। क्या अंतर है दोनों में? सर आप बहुत डीपली नॉलेज देते हो, और जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपसे बात करके या आपका लेक्चर सुन के एक स्पिरिचुअल वाइब्स भी आता है एक्चुअली। ये जो वाइब्स आ रही है, जो वैसे फिजिकली नहीं देखी जाती है, कहाँ से आती है? कनेक्शन कहाँ है इसका? माइंड से। जब हमारा परमात्मा की तरफ समर्पण है, वो कनेक्शन जुड़ रहा है, और जो पढ़ाने वाला है उसका कनेक्शन उससे जुड़ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मर का काम कर रहा है ना, ये वो वाइब्रेशन है। मेरे विचार के भाव भी यहीं पे आके टिक रहे हैं, और तुम्हारी चेतना का भाव भी यहाँ पे आके टिक रहा है। ये वो कनेक्शन है जो स्पंदन पैदा कर रहा है। जो मैं तुम्हें यहाँ फील कर रहा हूं, तुम मुझे वहां फील कर रहे हो। स्पंदन वाइब्रेशन वाणी का है केवल, बीच में कोई स्पंदन नहीं है। लेकिन मेरा जो मन का भाव है देने का, और तुम्हारे मन का भाव है लेने का, इसका जो कनेक्शन है एक नॉन स्टेज फिजिकल फॉर्म में है। ये है वो कनेक्शन, ये होता है भाव। ये वो अंतर है जो एक टीचर को दूसरे टीचर से अंतर करता है। जब तक ये नहीं आएगा ना भाव, जब तक ये पैदा नहीं होगा स्पार्किंग, तब तक आप किताबें पढ़ लो, लिटरेचर समझ में आ जाएगा, योग समझ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। भूल जाना इस बात को। मैं उस भाव से जुड़ के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उस भाव से जुड़ के तुम पढ़ रहे हो, तो ये दिमाग में सीधा जा रहा है, सीधा एकदम अटैच हो रहा है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ये गुरुगत ज्ञान है, ये गुरुगत ज्ञान है, ये वैसे नहीं आएगा। साइंस पढ़ लोगे, टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी, C2H5OH समझ में आ जाएगा, CaCl3 C
CHCl3 समझ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी बॉन्डिंग में कैसे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। ये फिजिकल फॉर्म में समझ में नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन के लेवल की पावर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन के लेवल तक जाना पड़ेगा। तो स्थूल ध्यान समझ में आ गया, जुड़ना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, कनेक्टेड होना पड़ेगा। स्थूल ध्यान में अपने इष्ट का, अपने गुरु को एक ताज पोसी करनी है, उसको पूरे स्वरूप के साथ, सिद्धत के साथ उसे भगवान मान के ही, भगवान ही होके उसके समर्पित कर देना है। ये स्थूल ध्यान है। आजकल के सबसे पहले जब जाते हैं ना गुरु लोगों के पास, जाते ही गुरु क्या करता है? 4 चीजें करता है। एक तो उसे माला देगा, एक अपनी फोटो देगा, और बहुत सारे मिठाई के डब्बे दे देगा। लो जी, हो गई दीक्षा। अरे दीक्षा खाक हो गई, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया तुमने, उसकी बुद्धि को संकुचित कर दिया, उसके सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर दिया। काहे का गुरु बन गया वो जो अपना स्वरूप दे रहा है? अरे भाई, स्वरूप जो दे रहा है उस पे वो माला चढ़ाएगा। जीते जी खुद भी मर गए और उसको भी मार दिया। कोई गुरु होगा वो नहीं कहेगा कि मेरे ही स्वरूप की पूजा करो, कोई नहीं कहेगा। वो बात करेगा चेतना की, चेतना की बात करेगा। वो गुरु है। वो ये नहीं कहेगा मैं हूं, वो कहेगा नहीं, तुम सब हो, तुम सब तो में वही ये ताकत है जो मुझ में है। वो चेतन शक्ति की बात करेगा। वो गिनती में, चढ़ावे में, अपने स्वरूप बांटने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि फोटो वगैरह, मतलब ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो ऐसे होते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सत्संग होते हैं, मतलब एक ये होता है। और दूसरा जो हम बात करते हैं गुरु की, तो क्या ये जो लोग हैं जो ये इतना कुछ मास लेवल पे करा रहे हैं, वो सब मतलब ठग फिर है, यस, ठग तो है, वो सब नकली माल है। एक इनके एक पल्ले नहीं है कुछ इंसान भी। एक इंसान जो शायद रहा भी नहीं, वो इतने करोड़ों लोगों का गुरु कैसे, मतलब कैसे देखो, हो ये भेड़ सकता है? चाल है रवीना, ये भेड़ चाल है। समाज में चेतना का स्तर जब कम हो जाता है तो भेड़ चाल हो जाती है। सर ऐसा नहीं है, कुछ गुरु तो सीरियसली एग्जिस्ट करते हैं सर, नहीं होने के बाद भी, इनका चोला छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपनी हाँ, पावर। ये चेतना की बात हो रही है। जो कराती बोल रही है वो चेतना की बात हो रही है। हम्म। वो एग्जिस्ट करती है, सिद्ध परंपरा इसी को फॉलो करती है। तो वो करते हैं, लेकिन ये जो फिर करोड़ों लोग जो, वो अलग, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन उन लोगों का, बात को लेकिन समझो। वो अगर चेतना की बात करते हैं तो चेतना एक अलग चीज है। फॉलोवर उनके भी होते हैं, लेकिन वे कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा स्वरूप फॉलो करो। हम्म अगर अगर वहां पे स्वरूप आ गए हैं, हम्म अगर वहां पे स्थूलता आ गई है, तो समझ लो कि उनका कनेक्शन टूटने लग गया है। कनेक्शन टूटने लग गया है उनका, हम्म। और देर सवेर या डंबर में आ जाएगा। वो यही मैं, इनफैक्ट वो असर आना शुरू हो जाता है वहां पे। ये ध्यान दैट रखना। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो, कि हाउ टू डिफरेंशिएट, कि ये एक्चुअली कोई है, या कोई जब आप कह रहे हो कि मार्केट स्वरूप आ मंडी, जाता है तो। मार्केट मंडी को छोड़ के डिफ्रेंशिएट तो तब होता है जब आदमी स्थिर हो जाता है ना, तो उस एनर्जी का कनेक्शन हो जाता है। और यही मेन सोर्स होता है। इसमें ना तो शरीर की कहीं जरूरत है, ना किसी के प्रसाद की जरूरत है, लेकिन फिर भी गुरुगत ज्ञान है। और आई बात समझ में? आजकल गुरु और भी हैं और गुरु घंटाल भी काफी हैं। जैसे अगर आप उनको देखो तो उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कई गुरु तो हाँ, जेल में पहुंच गए। वो कर ये कुछ रहे हैं, कहेंगे वाकपटु हैं, बोलने में बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बोलेंगे कि लगेगा अरे यार राम जेठमलानी भी फेल है, वकील भी इनके सामने फेल है, देखो, लेकिन वही 5 टाइप के गुरु होते हैं, 5 टाइप के। लिख लो कहीं, काम आएंगे।
पहला होता है शिक्षक, उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या ज्ञान है, क्या मतलब है, क्या वो है। आपके स्कूल में जितने टीचर हैं ज्यादातर शिक्षक हैं, वे पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, आगे जाके किताब पे पढ़ा देंगे, बोर्ड पे पढ़ा देंगे, और उन्हें यही पता है केवल 2 गुणा 2 बराबर 4 ही होता है, 5वें का नहीं पता। दूसरा होता है ज्योतिष वाला, कुछ कैलकुलेशंस करता है, कुछ प्रिडिक्शन करता है और उस प्रिडिक्शन को बता देता है। उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा होता है, वो ग्रह नक्षत्रों की चाल, घड़ी, देश काल, इन चीजों का ज्ञान रखता है, वो थोड़ा सा साइंस की तरफ बढ़ गया। तीसरा होता है तांत्रिक, जो समस्या को सुनता भी है, समझता भी, उसका आध्यात्म शक्ति के साथ, थोड़ा सा मंत्रों के साथ कैसे भी करके शक्ति का अर्जन करके वो उसका सॉल्यूशन निकालता है, ताकत लगाता है उसमें। चौथा होता है भ्रष्ट गुरु, साधना करी, तप करा, लेकिन दुनियादारी में मान पद प्रतिष्ठा वगैरह में उलझ के रह गया। पांचवा होता है पूर्ण गुरु, ये वे गुरु हैं जो सिद्ध है, इनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है, ये पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप के गुरु होते हैं। अब अंतर आप अपने आप कर लोगे कौन क्या है, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह से ऐसा बोलते ना, गुरु की निंदा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, तो अरे ठीक है। निंदा किसकी होगी, स्पंदन किसका होगा, चेतना में जाएगा नहीं। आप बोलो ना बोलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्रांति जी, आप इस बात को इस तरह से समझिए, फॉर एग्जाम्पल आजादी के पहले जो हमारे राजनेता थे, गांधी ने, जो भी लोग थे, हम उन्हें उनकी फोटो रखते थे, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, क्योंकि वो उनका करियर नहीं था, वो एक समाज सेवा के लिए जुड़े थे और एक काम के लिए। आज के नेताओं को भले उन्होंने तब करके नेतागिरी करके वही सब काम कर रहे हैं, वही MP MLA हैं, बट क्योंकि उनका एक जैसे सर ने कहा कि भ्रष्ट गुरु, तब उन्होंने भी किया है, मेहनत उन्होंने भी वहां तक पहुंचने के लिए उतनी की है, लेकिन वो दुनियादारी में फंस गए, उसको एक करियर बना लिया, उससे पैसा ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि नहीं यार ये भ्रष्ट है, नेता को आज जैसे हम बोलते बोलते भ्रष्ट हैं, जबकि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक समाज सेवा का काम है, एक लोगों के लिए काम है। ऐसे गुरु, अगर पूर्ण गुरु से बुद्ध जी कभी किसी को नहीं बोलते थे कि मेरे फोटो या मेरे मूर्ति की उपासना करो, बोलते थे कि विपासना एक काम करो, अपने आप तुम चेतना को और अरिहंत बन जाओगे, न कि मेरा फोटो या कुछ पूजा करके। तो इस तरह के शायद डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं पूर्ण गुरु जो है। तो जी, ये जो है ना सिस्टम, चेतना का सिस्टम है, हमारे सनातन धर्म जो है ना, एक्चुअल सनातन धर्म है, उसमें इन चीजों का कहीं स्थान नहीं था। सब अपने नियम का पालन करते थे, छोटे से घर में, छोटे से समाज में खुश थे, किसी को कुछ नहीं चाहिए था, किसी से चोरी भी नहीं होती थी, चकारी भी नहीं होती थी, किसी मन का भाव नहीं टूटता था, मान सम्मान प्रेम था, सब कुछ था। आज तो सगे भाई लूट रहे हैं एक दूसरे को, बाहर की तो छोड़ ही दो, बाप बेटे को लूट रहा है, बेटा बाप को लूट रहा है, मार रहे हैं एक दूसरे को। कहां से आ रहा है ये? क्यों? वे ऐसे गुरु के पीछे पड़ गए। जो गुरु खुद हत्यारा होगा, वो अपने शिष्यों को कैसे हत्या से रोक लेगा? उनके आचरण तो आएंगे ना उनके अंदर, और वही होता है, वही होता है, पलट के वही आएगा। जो खुद डूब रहा है और उसको लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये पत्थर में तैरा देगा, क्या होगा उसके साथ? सभी राम नहीं हुआ करते, सभी नल नील नहीं हुआ करते, सभी हनुमान नहीं हुआ करते। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। राम और कुछ नहीं था, गुरु था। हनुमान आज भी गुरु है, उसने वो चीज पाली तो गुरु है। तो ये विज्ञान इतना सूक्ष्म है, इसको स्थूलता में समझना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? तो हमें सावधानी के साथ जीवन चलाना है, सावधानी के साथ। तो हमने स्थूल ध्यान के बारे में बात कर ली है, और ज्योतिर्ध्यान के बारे में बात करते हैं।
कोई डाउट है स्थूल ध्यान में अभी तक? नहीं सर। हर चीज क्लियर होगी ना? पिक्चर क्लियर है? अब बिल्कुल। भटकोगे तो नहीं कहीं? नहीं सर। अब भटकने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर विश्वास करो, आपके अंदर सब कुछ है। और अगर गुरु की जरूरत पड़ती भी है ना कभी, तो सूक्ष्म में आह्वान कर लेना। 100% अगर भाव अच्छा है तो तुम्हें निर्देश मिल जाएगा, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कब मिल गया। कई बार खेलते खेलते कुछ किताब आएगी, उसमें एक शब्द निकल के आएगा, उसको पढ़ लोगे, उससे काम हो जाएगा, गुरु काम कर रहा होगा। कई बार किसी गधे के मुंह से आवाज निकल जाएगी, उस आवाज से पता चल जाएगा कि ये कहा गया है। अगर समर्पित कर दोगे तो हो जाएगा। ओके सर। हाँ, इसलिए आंख नाक कान सब कुछ खुले रख के चलना है। ये नहीं है कि ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया और हो गया योग ना। यहां से तो कर लो, लेकिन अंदर की चेतना में हर टाइम स्पंदन हो रहा है। कई बार सोते सोते आपको आवाज आती है ना कहीं से, वो चेतना की आवाज है, सुन लो उसे, वो साफ बोलती है, बता देती है तू यहाँ है, ये कर। तो भाई कनेक्शन अपने आप से जोड़ो। बाहर के कनेक्शन में तो है ना फॉल्ट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। आगे चले, ज्योतिर्ध्यान। यस संजना, संजना सर। आपने आगे पहले तैयार? बताया था ना सर। हाँ जी, आपने सर ये सारे ध्यान पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं ना सर, आप ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और सब। ज्योतिर्ध्यान नहीं है अभी किया, वैसे एक रफ आइडिया दिया हुआ। अभी हाँ जो सर। जो ज्योतिर्ध्यान है, हम्म, अभी ज्योतिर्ध्यान जो है वो क्या करता है, ये कुंडलिनी शक्ति की ताकत को महसूस कराता है आपके। कुंडलिनी असल में हमारे अंदर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो आपको कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखेगी। एक तरीके से ये एक ऐसी पर्सनल सेक्रेटरी है ये एक ऐसी पर्सनल सेक्रेटरी है जो आपकी हर चीज का ध्यान रखती है, आपकी मीटिंग का भी, ठीक है। आपके खाने पीने का भी, आपकी सब चीजों का ध्यान। तो ये कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, परमात्मा से कब कनेक्शन जोड़ना है, कब कौन सी नाड़ी की शुद्धि करनी है, कब शरीर से रोग खाना है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। तो ये ज्योतिर्ध्यान है। इसमें कई बार ध्यान मूलाधार पे चला जाता है, कई बार ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान। वैसे नॉर्मली क्या है, ज्योतिर्ध्यान यहाँ पे आज्ञा चक्र में करते हैं, जो सर्पेंटाइल पावर है वो अपने आप उठ के कार्य करती है। मिरर उसका यहाँ पे होता है, नीचे चाहे कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, चेतना का स्तर बन जाता है उसका। तो ज्योतिर्ध्यान को सर्पेंटाइल मेडिटेशन भी बोलते हैं, और आज्ञा चक्र पे ज्योति का ध्यान भी बोलते हैं। होना दोनों में मतलब लाइट का ही उपस्थिति है, प्रकाश की ही उपस्थिति है, इसमें अंधेरे का कोई रोल नहीं है, ठीक है। गॉट इट? किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी। So, Jyotirmay Dhyan is basically meditating on Agnya Chakra, and it may even go on other chakras also. वो ऑटोमेटिकली अपना फ्लो करती है, कुंडलिनी अपना कार्य करती है, जहां उसे जो काम करना है वो वहां कर लेगी अपने आप। इसमें उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए यहाँ तक स्थिति पहुंचने के लिए, कुंडलिनी जागृत कराने के लिए हमें काफी मेडिटेशन कई दिनों तक करना पड़ेगा, तब हम उस लेवल पे। आप कर लो अगर हो सकता है तो।
मतलब कैसे जागृत होगी ये ध्यान, मतलब ये कुंडलिनी जागृत करने के लिए? अब यहाँ पे आके बात समझ में आई। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, अब सही क्वेश्चन था। पहले आपने आधिकारिक रूप से पूछा, अब उसमें समर्पण आया। क्वेश्चन में समर्पण जैसा है, कैसे जागृत होगी। अब मतलब आपने क्या पूछा कि हमें गाइड करो, दोनों में अंतर आ गया। जी ये होते हैं, देखो लैंग्वेज का ट्विस्ट कहाँ है और वो कार्य कैसे करती है, ऐसे गुरु सत्ता भी कार्य कर रही होती है। इतने सा अंतर है, इतना सा। बात सेम पूछी आपने, लेकिन उसमें कितना अंतर आ गया। एक जिज्ञासावश है, एक जरूरतवश है, एक ज्ञानवश है, एक मुमुक्षुवश है, एक मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। सवाल वही है। इससे भाव पता चल रहा है कि आप कहां पर हो। आपके शब्द की वैल्यू भी ऐसी पता चलती है। ठीक है धर्मेंद्र जी? जी जी। ज्ञानी ही समझ पाते हैं ट्विस्ट कहां है। तो देखो, ये विज्ञान जो है ना, गुरु के बगैर नहीं हो पाता। कुंडलिनी बहुत लोगों की जाग जाती है, अब जब अपना खेल खेलना शुरू करती है, देन दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम करती है। अगर उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है तो उत्पात मचा देती है। फिर क्या होता है, फिर आप जैसे लोग जाते हैं, अरे भाई पता नहीं क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, इसमें तो भूत प्रेत आ गया, ये हो गया। अब नहीं पता तो ये होगा। क्या होगा? जाके तांत्रिक के पास जाओगे जिन्हें खुद नहीं पता कि क्या होना है। ठीक है, ये होता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? समर्पित कर। आपके चारों तरफ आपके सुरक्षा कवच होते हैं, आपके पिछले जन्मों के हिसाब से भी। आप ऐसे ही शरीर में नहीं आए हो, आपके साथ पूरी गुरु सत्ता आई है, पूरे तत्व आए हैं, पूरे देवी देवता आए हैं, पीछे से ही आए हैं, लेके आने की जरूरत नहीं है। पिछले जन्मों में आपने जो किया है उस साधना का बल ये है कि आप यहां पर हो। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां से तुमने साधना खत्म करी, अगले जन्म में मैं वहां से शुरू करवा दूंगा, या तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में पहुंचा दूंगा जो तुम्हें ठीक ठीक बता देगा, या फिर ऐसे घर में बैठा दूंगा जहां से तुम्हारे साधना का अपने आप ही अभ्यास शुरू हो जाएगा। 2 चीज ही बोल रही है, तीसरा नहीं। या तीसरा बोल रहा है बताओ? 7वें अध्याय में यही बोल रहा है ना श्री कृष्ण ने। तो वो करवाते हैं। फिर ऐसे आदमी के पास संपर्क करवा देंगे, गुरुजी यहाँ दिक्कत आ गई है, अब कैसे करें। और वो बताएगा भी ऐसे, पता नहीं चलेगा कि बता भी गया। तो जब समर्पण होगा तो वो अपने आप कार्य करेगी, तो उत्पात नहीं मचाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत संस्कार वश आपको झेलना भी पड़ेगा, दर्द भी होगा, कष्ट भी होगा, चोट भी लगेंगी, वो होता है। पर घबराना नहीं, डरना नहीं, छोड़ना नहीं। 3 चीज का ध्यान रखना। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो खत्म, डर गए तो खत्म, घबरा गए तो खत्म। आगे बढ़ने की ताकत भी देगा, संभाल के भी रखेगा और उठा के भी रखेगा, गिरने नहीं देगा। ये होता है गुरु। इसके बगैर नहीं है। योग साधना इसीलिए जरूरी है, और योग में गुरु भी इसीलिए जरूरी है। कैसे जागृत होती है? जब आपके पूर्व जन्म का संस्कार भी उपस्थित हो जाए, आपके इस जन्म के कर्म और साधना भी स्थित हो जाए, तो ये अपने आप हो जाएगी और अभ्यास से होगी। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्याभ्याम च गृहीते। अष्टांग योग में कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से इस चित्त को रोका जा सकता है। इस चित्त को रोकने के बाद ही व्यक्ति उत्थान की तरफ बढ़ता है। जब उत्थान की तरफ बढ़ता है तो कुंडलिनी भी तो अपने आप ही उत्थान की तरफ बढ़ेगी। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्याभ्याम च गृहीते। अभ्यास और वैराग्य 2 चीज ही। वैराग्य क्या होता है? नश्वर शरीर, नश्वर चीजों से विरक्ति हो जाती है, ये वैराग्य है। और अभ्यास क्या है? इस विरक्ति को लंबे समय तक स्थिर करके रखे, वो अभ्यास है। 2 चीजें, विरक्ति और मुक्ति का प्रयास,
दो चीज जब इकट्ठी हो जाए तब जाके फलित होता है साधना, इसके बगैर साधना नहीं होगी। सर एक और चीज बोलूं, हाँ तो राती जब बोलो। अपन कुंडलिनी शक्ति जागरूक करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो उसके लिए सर पहले प्रॉपर मतलब नोट्स लगते हैं, अपने आसपास ऑरा को सिक्योर किया जाता है, उसके बाद मेडिटेशन किया जाता है। देखो ये चीजें ऐसे नहीं होती, इट हैपन्स, प्रयास करने से नहीं होता। सर अगर डायरेक्टली अपन मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, जो बहुत डेंसली करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगी, अगर वो लोग डायरेक्टली बैठ जाते हैं तो सर वही जैसे आपने पहले बताया था, शक्ति चोरी होने का डर रहता है, आप अनसेफ रहते हैं, मदर अर्थ मतलब ये सबको पहले प्रे करना पड़ता है कि वो आपका टेक केयर करें। तो सर ये सब ऑरा सर पहले जनरेट करना पड़ता है, फिर प्रॉपर मेडिटेशन चैनल में जाना चाहिए सर, ये चीज। गुरु सत्ता और इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, कुल देवी, ये सब चीज है हमारे उसमें या नहीं है? सर है ना, है ना? ये क्यों है? बिल्कुल है क्यों है? सर, ध्यान रखने के लिए अपना। सुरक्षा कवच हो गया ना तैयार? सर हो गया, लेकिन वो लोग भी पहले ये बोलते हैं ना कि जहां आप बैठ रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम बताया था, आप जिस आसन पे बैठ रहे हो, अगर आप वो आसन करके हाथ वाथ उठ जाते हो और उसको प्रॉपर तरीके से उसका रिस्पेक्टफुली आप उसको मतलब जो भी प्रोसीजर रहता है वो नहीं करते, उसको छोड़ देते हो, तो सर आपको भी नहीं पता कि आपके सराउंडिंग ऑरा में कौन कौन सी चीजें हैं और जो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, और वो आपके बॉडी में देखो आप उससे कनेक्टेड भी नहीं हो, फिर भी आपके अंदर आ जाती है। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी ठीक 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 समझो, ठीक ठीक बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसे। क्या चीज होती है, हमने समर्पित कर लिया, साधना हो गई, गुरुदेव को समर्पित कर दिया, सारा फल हमने उनको समर्पित कर दिया कि भाई ये आप ही क्या है, मेरा कुछ नहीं है, हो गया। बिल्कुल अब सरेंडर। साधना तो आपकी स्थिर हो गई, गुरुदेव ने आपको वहां पे वो कर लिया, लेकिन परमाणु तो वहां पे रहते हैं ना, जहाँ पे बिल्कुल आपने साधना करी है, आप तो राइट। सुरक्षित हो गए। तो क्या होता है, जो भूत प्रेत होते हैं और ये होते हैं, ये भी तो हैं, वो क्या करते हैं, उस आनंद को, उस घटी को, उस क्षेत्र में जो परमाणु का परिवर्तन हुआ उसको उनको भी भक्षण करना चाहिए, होता है, अधिकार है उनका भी, उन्हें भी आत्म कल्याण के लिए ऐसे सत्संगी का, ऐसे साधु महात्मा के रास्ते चाहिए। अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे अच्छी अवस्थाएं होंगी ना साधना की, वहां पे नेगेटिव भी लोग आएंगे और उनको भी शांति मिलती है वहां पे। इसीलिए द्वेष नहीं, प्रेम। नेगेटिव एनर्जी भी आपको तब तक हानि नहीं पहुंचाती जब तक आपके अंदर द्वेष भाव नहीं है। बात को समझो, अगर आपके हृदय में सब चेतना के प्रति प्रेम एक जैसा है, उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी भी खड़ा होकर इंतजार कर लेगी कि जब भाई मुझे ऊर्जा तो चाहिए, जहां ये बैठा वहां से मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाएगी ताकि मेरा जीवन चले। तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा स्थिर होके, गुरु सत्ता घुसने नहीं देगी उसे तब तक, और वो खुद भी वेट करेगा। जब तुम उठ जाओगे वहां से, जो उस रसास्वादन है, जो ऊर्जा का सत्र है, उसको अनुभव करने के लिए, उस प्रकाश को पाने के लिए वो वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठेगा, वो आएगा चला जाएगा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये विज्ञान है पूरा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तद सनिधो वैर त्यागा, यहां समझ लो इसे। जिसके मन के भाव शुद्ध हैं, सच्चे हैं, सब पूरी प्रकृति में एक जैसा भाव रखते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आके, अब नारद था एग्जाम्पल, नारद कहीं भी जा सकता था, कहीं भी आ सकता था, किसी ने उसको परेशान किया क्या कभी? नहीं सर। क्यों नहीं किया? उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव है ही नहीं। तो ये जो द्वेष भाव नहीं है, तो क्या राक्षस उसकी बात नहीं मानते थे? क्या देवता उसकी बात नहीं मानते थे? क्या परमात्मा बात नहीं मानता है? ये जो वो मन है, ये वो मन है, वो नारद ये है, वो द्वेष नहीं रख रहा है। तो फिर बताओ कैसे नुकसान होगा? अब चोरी हो जाएगी क्या? नहीं होगी, उस सर क्यों लेवल तक जाके, सर उस क्यों लेवल नहीं पे जाके। होगी? सर चोरी तो होती है ना, क्यों नहीं होगी सर चोरी तो? चोरी तब होती है जब अहंकार होता है।
सर अहंकार की नहीं बात है सर, वो इतना टाइम लगा के उस साधना को वहां तक हासिल करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही वो पहुंचे और उन्होंने सडन उनके पास कोई कॉल आ गया या कुछ भी आ गया, उन्होंने अपनी साधना बीच में स्किप करी। जैसे ही वो उठे और वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी अपने आप आके बैठ जाती है। तो सर वो साधना जो थी वो तो उस आसन में ही थी ना, अभी तो उसके ऊपर चढ़ी नहीं थी ना, मतलब जो कुछ भी सर मैं डीपली इसको नहीं 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 explain नहीं, करना देखो चाहती अभी। क्रांति पता है क्या है, जब गुरु सत्ता है ना, वो गुरु सत्ता तो आपको कभी छोड़ती नहीं। जो ईस्ट है वो कभी छोड़ता ही नहीं। बात को समझो इसे। अगर यस सर। आपने समर्पित कर रखा है ना आपको, तो वो तो आपको किसी भी हालत में समेट के रखेगी, संभाल के रखेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मन में भ्रांति पैदा नहीं करनी, यही वो डर है, वो नुकसान दे जाता है। हम पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में भी पड़ जाएं तो भी दिक्कत हो जाती है। उनको सबको भी अपना ही मानना है, हमें प्राय नहीं है। आपके पास जो नेगेटिव आएगा, भूत प्रेत आएगा, वो क्या होते हैं वो भी समझ लो। फिर जब इस विज्ञान को उतरना ही है तो फिर ढंग से उतरो। हमारे परिवार के या जिनके प्रति हमारे कुछ भाव रहे हैं, वो लोग हमसे ही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमें कुछ मिल जाए। सभी तो जरूरी नहीं है तृप्त आत्मा होके परलोक जाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो अतृप्त होगी वही तो आत्मा हमारे आसपास रहेगी। सबके पास सब नहीं जाते। पितृ जो लोग हैं, पितृलोक से हमारे पास ये प्रार्थना करके हम आत्माओं को बुलाया जाता है कि परमात्मा इस आत्मा को हमारे घर में भेजो ताकि हमारे कल्याण का कार्य कर सके। यस सर। क्योंकि हम तो पुण्य नहीं अर्जित कर सके, ताकत तो आपने हमें दी है, लेकिन हम कर्मार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं कर पाते, हम केवल भोग सकते हैं। तो इसीलिए आप इस आत्मा को भेजो, क्योंकि इसके पुण्य अच्छे हैं, अच्छे आचरण का है, ये हमारे कुल का तारणहार बन जाए। तो ये हम जो शरीर धारण करते हैं, तो ये कुल के बुलाए हुए हैं। कुल देवता हमें स्थान देते हैं, कुल देवी हमें स्थान देती है, तो उनका दायित्व बन जाता है हमारी रक्षा का। सर एग्री। अब सर जो आपने बोला, मैं सर इसी पॉइंट को यहीं पे वो बोलना चाहूंगी। सर अभी आपने क्या कहा, हमें जिसे बुलाना है, जो अच्छे ऑरा को हमें बुलाना है, हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सर, जो अनवांटेड ऑराज है जिन्हें हमें नहीं इनवाइट करना है, वो ऑटोमेटिकली अपना वेट करते हैं और वो अपने अंदर आते, वो अपन को साइड इफेक्ट्स मतलब वो हार्म करते हैं। 90% केसेस ऐसे होते हैं जो अतिक्रमण नहीं करते। सूक्ष्म जगत का पूरा विज्ञान होता है, वो अतिक्रमण नहीं करता। वो केवल उसके पास जाएगा जो उससे कनेक्टेड है, मन से भाव से जुड़ा हुआ है, उसी के पास जाएगा। क्योंकि ऊर्जा भाव के रूप में मिलती है, उसको याद करने से मिलती है। इसीलिए हम सूक्ष्म जगत में जब पितरों का पिंडदान करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस टाइम पे वही आते हैं, दूसरे नहीं आते। यस सर, क्योंकि ऐसी अपन स्थिति, उन्हीं को इनवाइट करते हैं ना सर। हाँ, वो आते हैं, आपसे कनेक्टेड है, भाव से कनेक्टेड है, वही आएंगे आपके पास। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार अतिक्रमण वाले भी आ जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ब्रह्म राक्षस आ जाएगा, आ जाते हैं कई बार, वो यस तो सर। सबकी उसको भक्षण ही करने आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में गुरु सत्ता आपकी रक्षा अपने आप कर लेती है। समर्पण होना चाहिए, ये अहंकार ना रखना कि मैं करने वाला हूं, फिर वहां पर रक्षा हो जाती है। गॉट इट? बहुत ये वो विज्ञान समझा दिया तुम्हें अध्यात्म में, इसके बाद तुम्हें दूसरा विज्ञान समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कैसे लूप घूम रहा है, कैसे जन्मों का और सिस्टम चल रहा है, कैसे प्रकृति कार्य कर रही है, पूरा विज्ञान इस बात के अंदर है जो समझा दिया। आज एक बात, सब चीजों को एग्री कर रही हूँ, लेकिन सर ये प्रिकॉशंस हमेशा फिर भी रखना चाहिए। समर्पण, इसका हथियार केवल समर्पण है, और ये नहीं द्वेष भाव। अगर उसको भोग भाग तक आना है, लेना भी है ना, तो उसको भी अगर नमस्कार करते हैं ना, झुक के, तो किसी को भी नमस्कार कर दो, वो भी अपना ही हो जाता है, पराया भी अपना हो जाता है ना। फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी ताकत नहीं है। प्रकृति के नियम में खंडन नहीं आएगा उसके बाद। ठीक है, इस विज्ञान को ठीक से समझ लेना बस, फिर कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप तो फिर जहां भी हो वहीं मौज में हो। कई जगह तो ऐसी भी स्थिति आई है, बहुत बहुत साधुओं की ऐसी स्थिति आई है जहां पे उनकी रक्षा ही उल्टा राक्षसों ने और असुरों ने की है। सर वो लोग उन्हीं को अपना सब कुछ सौंप देते हैं ना, सबका अपना अपना मेंटल पीस होता है, वो किसको मैं सुनो बात क्या कह रहा हूं, कई जगह पे साधु महात्माओं की रक्षा भूत प्रेतों ने की है। क्यों की है? क्यों? उनका कोई मतलब नहीं है, बावजूद उसके की है। क्यों की है? सर वही क्यों करी है, रीजन? वो उसका समर्पण का था, उनका द्वेष नहीं था। तो वे शक्तियों का सत्संग तो उन्हें भी चाहिए होता है ना, अच्छा। आत्म कल्याण के लिए।
किसके पास जाएंगे? तुम लोगों के पास ही तो जाएंगे जो साधना करेंगे। हमारा भोग दो भाई। हम हवन करते हैं, सामग्री नीचे गिर जाती है, उस सामग्री का क्या क्या प्रयोजन होता है? क्यों नहीं उठाते उसे? क्योंकि वो अब क्योंकि अच्छे वो मतलब जो सामग्री है वो भूत प्रेतों के लिए है, यस सर। वो उसको नहीं उठाते। वो उन्हीं का है भाई, आपका भोग आपके पास आ गया। उनको भी नमस्कार कर दो कि भाई आपका आपके पास आ गया, धन्यवाद, आप आए, नमस्कार, निकल जाओ। यस। ये वो विज्ञान, ठीक है। फिर कभी दोष नहीं आएगा, मजे करोगे जिंदगी भर। सही सही समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई डाउट? सर आपको भी अगर मेडिटेशन में सर नोट्स वाली आती है प्रोसीजर, तो सर आप बताना चाहेंगे, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्या? क्या चीज? सर जो मेडिटेशन करते हैं तो सर उसमें जब नोट्स वाला जो प्रॉपर ऑरा को नोट्स लगा करके लॉक कर दिया जाता है, सर आप वो वाला मेडिटेशन करवाते हैं या आप जानते हैं उसके बारे में कुछ? हाँ सहज, देखो हिंदुस्तान का तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है, आई मीन कोई प्रोसीजर नहीं है शायद जिसका हमें पता ना चला हो। लेकिन ध्यान कर रहे हो और हाथ कैसे चल सकते हैं? सर ध्यान से पहले होता है सर, ध्यान करते वक्त तो बिल्कुल स्टिल होती है ना बॉडी से। गिनती, मैं मानता हूं ये गिनती है। सर गिनती तो ऑरा को लॉक कर रहे हैं ना सर वो। मानसिक रूप से भी तो हो सकता है। हाँ सर, मानसिक रूप से भी वो तो यस, बोलते हैं ना कि उससे भी कर सकते हो या अपने हो हाथ गया। से भी कर आप सकते हो। जब आसन पे बैठे हो, स्थान देवता का आह्वान किया, यस सर। आपने अपने कुल देवता का आह्वान किया, हम्म। आपने अपने गुरु का आह्वान किया, आपने हम्म। इष्ट का आह्वान किया, तो हो गया। अब नोट की क्या जरूरत है? विज्ञान को समझो, वही तो कार्य कर रहे हो आप। तो सिर्फ सहज के नहीं बोल रही हूँ सर, बाकी भी है तो उसमें भी सर वो लोग पूरा प्रॉपर चैनलाइज करते हैं ऐसे ऐसे करके अपने ऑरा को। यही तो चैनलाइज किया है, यही तो चैनलाइज किया है। स्थान देवता आ गया, देवी देवता आ गए, उससे आ गए, ऋषि आ गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चैनलाइज नहीं किया क्या? ठीक है ना सर? किया ना। तो बस असली सनातन धर्म जो है ना, वो ये है। असली से दूर मत भागो। बाप बाप ही रहेगा, बेटे बेटे रहेंगे, ये याद रखना। बाप बाप ही रहेगा। निकलेंगे, अलग अलग घर बनेंगे, अलग अलग शहर बस जाएंगे, लेकिन कुल तो एक ही रहेगा, बाप तो एक ही रहेगा। सनातन धर्म तो वही रहेगा जो है, वहां पे यस। कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वही रहेगा। सृष्टियां सभ्यताएं मिट जाएंगी, लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा, चेतना तो एक ही रहेगी। भटकाव की जरूरत नहीं है। तो अगला है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में क्या करना है? सूक्ष्म ध्यान में क्या करना है? यह है चक्रों का ध्यान। चक्रों पे हमें कैसे ध्यान करना है वो तुम्हें पता ही है। चक्रों के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो तुम्हें बता ही चुका हूं मैं, कहां पे क्या क्या है। हुँ? तो चक्रों पे ध्यान होता है, उसमें अपना चक्रों के सिस्टम से चलते हैं। तो आज हमने घेरण संहिता के ध्यान को समापन कर दिया है, और अब रह गया हमारे पास 40 मिनट्स। अब प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। उज्जयी प्राणायाम के बारे में देवराज ने कहा है कि मुझे उज्जयी प्राणायाम करना है, राइट? यस सर। देखो, जब पूरे तरीके से श्वास नहीं लिया जा सकता तो छोटे छोटे श्वास लेना कोई बुरी बात नहीं। प्रारंभिक अवस्था में जैसे पपी होता है ना, पिल्ला, वो करता है ये सिकोड़ के रखो, थोड़ा थोड़ा लेते रहो। जब लंग्स फुल हो जाएं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल दो। सर लेने का टाइम में यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट होगा ना? हाँ, वो डालना है, वो जरूरी है, अच्छा। उसके बगैर ये नहीं होगा।
वोकल कॉर्ड है ना, ये श्रिंक होगी, इसमें प्रेशर पड़ेगा तभी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी। ओके। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, एक बार करके देख लो, करके देख लो, छोटा छोटा, बड़ा नहीं। अगर बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लो, जिसका हो सकता है, जिसका नहीं होता है तो वो छोड़ दो। करके देख लो आप लोग भी। यस सर। हो गया ना? अब हाँ। तो खांसी नहीं आई? चलो, आज हम आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताएंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम समझना है, ठंडी प्रकृति का प्राणायाम है। हाँ जी। One second. In Ujjayi pranayam, we constrict this epiglottis and breathe. We Inhale, have to contract our throat. but exhaling is from nose only, no? Exhale from always left nostril. Left nose. Okay. Okay. ठीक है। और नाक भी टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग है ना थोड़ा गलत करते हो, नाक नहीं तोड़ना, नाक नहीं तोड़ना, नाक को भी सरलता से, आपकी जो जॉइंट बोन है ना, यहाँ पे ये सेंटर में एक जॉइंट बोन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हल्का सा टच करोगे तो नोस्ट्रिल ब्लॉक हो जाती है, हल्का सा। नाक भी टेढ़ी नहीं होगी आपकी और काम हो जाएगा। करके देख लो एक बार, हल्का सा टच करो, हल्के से काम हो जाएगा। नाक टेढ़ा करने की जरूरत नहीं होती। सही कह रहा हूं? ये जो ये कर रही ना, ये वाला मेरे समझ में नहीं आता, ये कैसे करते हो आप लोग। ये दो चीज समझ में आती है, मोटी मोटी सी बात है, ये दो उंगली और ये, इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो नाक तोड़ लोगे अपना। ये वाला तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया, ये कौन सी कैलकुलेशन है। ये दो, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा टच करना है, बिल्कुल हल्का सा, पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, आगे चले। शीतली प्राणायाम में हमें वी हैव टू मेक अ टंग लाइक अ होलो पाइप। As long as you can inhale, then exhale from the left nostril again, same. हमें ज्यादातर लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास निकालने को कहा जाता है, क्यों? Past exists in the left side, memory stored into the left side. When we exhale, we remove the past from mind. और उससे क्या होगा, हम प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे। Got it? सर। हाँ बोलो। हाँ, मतलब जब भी हम लोग शीतली करेंगे तो हम लोग को लेफ्ट से एक्सेल करना है ना? उज्जैन में भी लेफ्ट से करना है, शीतली में भी इसी से करना है, सूर्य भेदी में भी इसी से करना है। ठीक है, नहीं एक्चुअली जब 200 घंटा किए थे इतना क्लियर नहीं हुआ था ना, इसलिए मतलब और एक बार पूछ लिया। देखो पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो, आज में कौन है, आज में रहो। आज में आपको पूरा मिल रहा है ना, पीछे जो हो गया छोड़ दो, पास्ट में मत रहो। इसीलिए तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास निकाल पा रहा हूं, कि पास्ट को निकाल दो। ठीक है, आगे चले।
शीतकारी में क्या करना है, दोनों दंत पंक्तियों को, बोथ रोज ऑफ द टीथ, टर्न अप योर टंग अपवर्ड साइड, suck the air through the side of the line of the teeth. अरे भाई मिर्ची खाते हो कि नहीं खाते हो? कोई कोई मिर्ची तीखी हो जाती है, क्या करते हो? क्या करते हो? ये करते हो ना? आती है बाय बर्थ, यू नो शीतकारी प्राणायाम, बाय बर्थ यू नो, नो वन टेल यू, सबको पता है मिर्ची जब लग जाए तो क्या करना है, शीतकारी। इससे सरल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, बस हो गया। Again, exhale from left nostril, right? ऑलवेज एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्यों अंतर है दोनों में, कि शीतली की जरूरत पड़ गई, शीतकारी की जरूरत पड़ गई, अलग अलग क्यों? ये सोचने का विषय है। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम में यहां अंतर आ जाता है, कुछ लोगों की जीभ की शेप अलग है। बताया था ना मैंने कि 3 टाइप की जीभ होती है, जीवा 3 टाइप की होती है, जीवा गौ, जीवा मांडुकी, जीवा सर्प। नहीं सर, धीरे धीरे बोलिए, 1 मिनट। एक तो गाय की जीभ होती है, एक मेंढक की जीभ होती है, और एक सांप की जीभ होती है। मेंढक मतलब frog, right? हाँ हाँ, तो जो बेस्ट होती है वो फ्रॉग की होती है, वो लंबी होती है, दूर तक वार करती है। खेचरी में मेंढक की जीभ को सबसे बढ़िया माना जाता है। So jeeb means tongue. Okay. और जो सर्प है वो दूसरे नंबर की आती है। गांव की जो जीभ है वो हार्ड होती है, वो मुड़ती नहीं है, फोल्ड नहीं होती। ऐसे लोग खेचरी मुद्रा सिद्ध नहीं कर पाते, करते हैं बहुत मेहनत लगती है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। So can you explain once again how is the snake tongue? I did not understand. We have 3 type of tongues. One is like cow's tongue, another is frog's tongue, and then snake tongue. Best is frog tongue because it works for a long, for a distant. That is very much helpful for Khechri Mudra. That can turn up and go upward side easily, and it can stuck there. Khechri Mudra के लिए बहुत अच्छा है. Sir, little bit efforts, then you can turn up your tongue and then it can stuck into the kua. But most and least effective for Khechri. It is almost not too possible to get the Khechri Mudra with the tongue. Okay. In the same scenario, we cannot make a hollow pipe from the tongue with the tongue of cow. हार्ड होने की वजह से गाय की वो मुड़ नहीं पाती है, तब हमें शीतकारी प्राणायाम की जरूरत पड़ती है उसके विकल्प के तौर पे, अल्टरनेटिव होने की वजह से. दैट्स व्हाई शीतली हैज द अल्टरनेटिव प्राणायाम दैट इज नोन एज शीतकारी प्राणायाम. गॉट इट? Whoever cannot perform the Shitli pranayam, they can follow as a alternate Shitkari pranayam. Got it? समझ में आ गया? और अगर दोनों कर सकते हैं तो अब ये बताओ, जब हमें अमृत मिल रहा हो तो हमें शरबत में क्या ढूंढना है? तो शीतली ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हाँ, कर सकते हैं तो. शीतली का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा है. ठीक. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें शीतकारी नहीं करना, पक्षपात हमें कहीं नहीं करना. दिया परमात्मा ने सबको बराबर है जी. ठीक है, तो इसी ढंग से तो भ्रांति नहीं रखनी है किसी भी ढंग से. तो हाँ. शीतकारी वो गम्स के लिए अच्छा होता है ना, गम डिजीजेस के लिए, तो जब भी इसलिए वो भी ठंडक करना शरीर में आ चाहिए. जाएगी
जब भी शरीर में ठंडक आ जाएगी तो ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अरे बेस और एसिडिक यही तो बेस है हमारी पूरी बायोलॉजी का। हमारी बॉडी के दो ही मेन कंटेंट हैं, एसिडिक या बेस। जब हम ये करते हैं तो हमारा बेस बढ़ता है, शीतली बढ़ाते हैं तो, और एसिडिक कम होता है। जब सूर्य भेदी करते हैं या उज्जयी करते हैं तो वो हमारा एसिडिक बढ़ाता है, बेस कम करता है। गॉट इट? ठीक ठीक समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को लाइफ के साइकिल में? Yes, sir. तो सर जितने भी हीटिंग वाले प्राणायाम्स होंगे वो हमारा एसिडिटी बढ़ाएंगे, और जो ये कूलिंग वाले हैं वो अल्कलाइन बढ़ाएंगे। बस हो गया क्लियर। आगे बढ़े तो अब सभी, हाँ बोलो देवराज, क्या रह गया? नहीं नहीं, एक नोट कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ सर, डन, बोलिए। हो गया। चलो अभी है ना सभी 5-5 राउंड दोनों प्राणायाम के करेंगे, शीतली के शीतकारी के। पहले 5 राउंड शीतली के करो और दूसरे 5 राउंड शीतकारी के करो। संजना, आर यू देयर? सर क्लियर होने के लिए पूछ रहे हैं, शीतकारी नहीं करने का टाइम में वो सही से इनहेल करने के बाद लिप्स बंद हो जाएगा ना, फिर तो एक्सेल लेफ्ट है।
So I have one question. Please. People who are suffering from acidity, now if they regularly do this Shitali and Shitkari, will the alkaline nature increase in their body and will the acidity reduce? Okay. Yes. सर हाँ बोलो. सर एक रिव्यू है. जैसे 200 घंटे में जब हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे बस इनहेल करने के बाद लिप्स बंद करके एक्सहेल किए, और आज मैंने वो आपका मतलब लेक्चर के बाद मैंने इनहेल करने के बाद लिप्स से एक्सहेल किए तो अच्छा कुछ ज्यादा ही डिफरेंट फील हुआ. एक्चुअली जो कूलिंग जो है माउथ के अंदर में वो ज्यादा होल्ड हुआ था जो पहले कभी फील नहीं हुआ एक्चुअली, और कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन भी फील हुआ आज. कोई बात नहीं. देखो देवराज, पता है क्या है, सभी का अपना अपना स्कूल का एजुकेशन है, किसको कैसे क्या सिखाया गया. एक स्टूडेंट तो हमेशा इनोसेंट है, उसको नहीं पता कि क्या चीज है, उसे तो जो सिखा दिया वो है. अब टीचर ने कहाँ से सीखा और क्या सिखाया ये टीचर पे डिपेंड करता है. अब टीचर कैजुअल था, उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो डिपेंड करता है टीचर ने क्या सिखाया. ठीक है, हमें भी किसी टीचर ने सिखाया होगा, हमने जो सीखा हमने आगे सिखा दिया. अब इसमें दोष ना तो इस टीचर का है, ना मेरा है, ना पीछे का है. गॉट इट. तो ये वेरिएशन आ जाती है अक्सर. ये इसमें कभी भी वो नहीं करना. करेक्शन तो जब हो जाए तो ठीक है, दोष नहीं निकालना कहीं. शिकायत नहीं, शिकायत कभी किसी की नहीं. आनंद लो, जितना जब मिलना है तभी मिल जाएगा, जहां से मिलना है मिल जाएगा, वो अपने आप आएगा घूम फिर के. जो जिज्ञासा है, परमात्मा का विधान है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी. आप अच्छा कर लो वो भी पूरी होगी, बुरा करो वो भी पूरी होगी, अधूरा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद परमात्मा का एक स्वरूप हो. तो आपकी इच्छा अधूरी रह ही नहीं सकती. आपने जिज्ञासा जाहिर करी, आपने योग सीखा, योग में आ गए, जिज्ञासा जाहिर करी, ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी. कम नॉलेज रखते तो कम नॉलेज मिलती. ये तो डिपेंड करता है परमात्मा ने किस टाइम किसको क्या देना है, कहाँ से देना है, क्यों देना है. आप लोगों में से कौन सी वो महान आत्मा होगी जिसने आगे योग को कैसे फॉलो करना है. ये सब एक विधि का विधान है, इसमें दाएं बाएं का कोई खेल नहीं. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हाँ रवीना, क्या शीतली और शीतकारी में क्या अंतर मिला और क्या सीखा आज, क्या अनुभव हुए? सर मेरे लिए तो शीतली करना बहुत मुश्किल है, मेरा टंग फोल्ड नहीं होता. हाँ. शीतकारी हो गया? हाँ शीतकारी सर तो हो गया था. और हाँ मुझे भी आज ज्यादा या तो कोल्ड है इसीलिए आई डोंट नो, वेदर भी थोड़ा कोल्ड है तो ज्यादा ही कोल्ड फील हुआ, मतलब अंदर एक कोल्डनेस सी फील हुई मुझे. हाँ तो देवराज आपके दोनों हुए? यस सर, स्टार्टिंग में तो शीतली नहीं होता था, फोल्ड सही तरीके से नहीं होता, अभी तो रेगुलर करते करते हो जाता है अभी. प्रज्योत? सर कूलिंग इफेक्ट था बहुत आज. अरुणा जी? और रिलीफ भी फील हुआ सर. हो गया, दोनों हो गया. And it was, I felt very, actually it's winter, so in the winter I'm
और भी ठंडा हो गया अंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना ठंडा होने से। हाँ जी धर्मेंद्र जी। जी मेरा दोनों हो सका। पहले भी मैंने शीतली और शीतकारी किया था, लेकिन जो आपने बताया ना कि अंदर लेने के बाद फिर हमें बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ना चाहिए, ये नहीं पता था, ये नहीं करता था। तो आज मैंने ये किया तो इससे और अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली सब अंदर लेने के बाद बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ना चाहिए। क्रांति सर इन क्रांति। यस सर, सर काफी कूलिंग कूलिंग लगा, अच्छा लगा। हाँ रवीना अब तुम बताओ। सर ये जैसे प्राणायाम करने का कोई जैसे आई नो कि विंटर्स में नहीं करना चाहिए, या जैसे कि अगर कोई लेडी है उसको इट्स द टाइम ऑफ अ मंथ, तो क्या तब करना चाहिए और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, तो ये सब देखो कोई भी प्राणायाम है देश काल और परिस्थिति, साधना कोई भी है देश काल और परिस्थिति पे डिपेंड करती है, याद रखना इस बात को। ऐसे नहीं किसी का एसिडिक नेचर है तो भाई वो तो सर्दी में भी कर लेगा तो उसको फायदा ही मिलेगा। किसी का एसिड एल्कलाइनिंग बेस्ड है और सर्दी में करेगा तो बीमार हो जाएगा। ऐसे गर्मी का है, अगर आपका एसिडिक नेचर है सूर्य भेदी गर्मी में कर लोगे तो मर ही जाओगे। ठीक है नहीं, तो ठीक ढंग से समझना है, विज्ञान को बैलेंस करने के लिए करना है, विज्ञान को बैलेंस करना है, विज्ञान को भ्रमित नहीं करना। कोई भी साधना है देश काल और परिस्थिति पे चलती है, नेचर वाइज चलती है। इसलिए जो साधु लोग होते हैं, हिमालय में कोई पैदा हुआ उसे रेगिस्तान में जरूर साधना कराते हैं एक बार, जो रेगिस्तान में पैदा हुआ उसे पहाड़ों पे एक बार जरूर साधना कराते हैं, और जो सूखे में रहा है उसे बरसात में भी डुबा के दिखाते हैं कि देख पानी क्या होता है, ताकि उनके अंदर ये चीजें है ना भेद ना रहे, उनके अंदर अनुकूलता आ जाए हर एक देश काल परिस्थिति की, उन्हें ढाला जाता है। दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। साधक हर जगह टिक सकता है, विपरीत परिस्थिति में भी सम रहेगा, सम परिस्थिति में भी सम रहेगा। ठीक है, साधकों को ऐसे बनाया जाता है। तो योगी लोग साधक होते हैं, जरूरी नहीं है कि कपड़े उतार दो भगवा पहन लो तभी साधु होते हैं। साधु तो आदमी अंदर से होता है, बाहर से नहीं। सर हाँ देवराज। सर इसका मतलब जिनका एसिडिक प्रॉब्लम है वो सूर्यावेदी नहीं कर सकते? हाँ तो यही तो समझा रहा हूँ, जो सूर्यावेदी एसिडिक है, देखो मौसम बदल गया, एसिडिक नेचर है, 2-4 राउंड कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसे एक्सेस में ले जाओगे तो कर देगा ऐसी तैसी। एसिडिक नेचर है, सर्दी का मौसम है और मन कर रहा है, कर लो टेम्परेरी। सर उज्जई कभी भी कर सकते? उज्जै भी गर्म प्रकृति का है, ये ध्यान रखना। अच्छा हाँ क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन का सेशन आ गया है। सर, तो जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है उनको एवरीडे कितना उज्जई करना चाहिए? उज्जै कर लेना चाहिए। कितना? नहीं ये वाला साइंस थोड़ा मुश्किल है बताना कि उसकी हाइपर है हाइपो है कैसी है, कितना कराना है, ये डिपेंड करता है केस पे। अच्छा, केस कैसा है, हाइपर होने से कितना और हाइपो होने से कितना? उसके शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है, अच्छा, अप्रोक्सीमेटली कितना देना चाहिए? क्योंकि हर एक आदमी हर एक चीज के लिए फिट नहीं होता। कहीं आदमी उज्जै करते करते अपना वोकल कॉर्ड ही फाड़ देंगे, तो ये भी डिपेंड करता है ना शरीर में क्षमता है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हर चीज को समझना है, हर चीज को बहुत बारीकी से। ये वो नहीं है, डाइट नहीं है डाइट ये दूसरी डाइट है, ये प्राण की शक्ति है। ये प्राण शक्ति उधेड़ देती है सारी चीज को। अगर इसे ठीक ढंग से नहीं करोगे ये चीर के निकल जाएगी। सर लेकिन फिर भी मिनिमम कितना करना चाहिए? 20 हाँ राउंड्स? अब ये बात आई,
कि नॉर्मल स्थिति में क्या, देखो कैलकुलेटिव हो जाओगे ना तो योग नहीं कर पाओगे। सरल होके हमें क्या करना चाहिए, ऑन एन एवरेज उज्जय प्राणायाम 10 से 15 राउंड कर लेने चाहिए कम से कम है। और जो साधक होते हैं ये तो 50-50 भी कर लेते हैं, जो साधक हैं वो लंबा खींच लेते हैं, जो साधना कर रहे हैं निजी साधना के लिए। पर सर अगर कोई थायराइड का पेशेंट आए और वो कहे कि हमें हाँ तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डबल से। डबल से। बट सर अगर साथ में यही अगर एसिडिटी का भी इशू है तो फिर क्या करेंगे? अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो ऐसी स्थिति में नाड़ी शोधन प्राणायाम बैलेंस कर लेता है। सर नाड़ी शोधन भी आप प्रैक्टिकली करवाएंगे क्या? करवाया तो है। नहीं, आप उस दिन शायद एब्सेंट थे क्या? हाँ हाँ। तो नाड़ी शोधन कराया हमने। अच्छा, नाड़ी शोधन का एग्जैक्टली हैंड का वो थोड़ा दिखा दीजिए बस। अच्छा, नाड़ी शोधन में भी सेम रहेगा? अब हर चीज में अलग अलग करोगे क्या? ठीक है। फिर सर इसको स्वाहा करते हैं तब भी यही ऐसे ही posture होता फिर है। तो भाई उंगलियां थोड़ी पड़ जाएंगी क्योंकि वैरायटी बहुत है। सर हाँ, जब अपन स्वाहा करते तब भी यही दोनों फिंगर्स यूज होती है ना उसमें? इसको नहीं यूज करते, इंडेक्स फिंगर हैवी है। यस सर। एक सेकंड, आज संजना जी की खबर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ संजना, संजना, संजना प्लीज कम ऑन द वीडियो। या सर। हाँ क्या हुआ था आज, कहाँ थे? हेलो संजना, कम से कम मैंने 5-6 बार बोला बीच क्लास में, संजना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, राइट? यस सर। नेटवर्क इशू है सर, माइट भी उसके साथ। नेटवर्क तो था लेकिन जब नेटवर्क इशू नहीं था तब भी रेस्पॉन्स नहीं मिला ना क्लास में। एक बार तो, हाँ संजना बोलो। सर अभी आई गेस नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू। नहीं आपका नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, हो गई। चलिए, हाँ तो और कोई क्वेश्चन है आपका आज के उसमें? नो सर, थैंक यू। जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो चीज सही सही समझ में आ रही है ना? सर प्रैक्टिकल सेशन अब नहीं होगा क्या सर? ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या प्राणायाम जो चल रहे हैं? अरे सर प्रैक्टिकल तो है, मतलब वो वाला प्रॉपर योगा जो थोड़ा वर्कआउट हो जाता था। आसन। प्रॉपर योगा क्या होता है? चलो सर पहले मतलब आपसे क्वेरी पूछते हैं। सर शी सेइंग आसन प्रैक्टिस। सर आसना अरे सेशन। भाई, सीखने का जो उद्देश्य होता है ना, लर्निंग है। अब प्राणायाम चलते चलते ट्रेन में बैठ के नहीं होता ना, ठीक ढंग से समझ लो एक बार, फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की। ओके सर। बात को ये नहीं कि मतलब हमें आसन तो आप लोगों को वैसे भी कर लेते हो। जी सर। हाँ सिंसियरली क्लास अटेंड होगी। हाँ तो क्रांति कुछ बात चल रही थी हमारी। यस सर। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? सर थोड़ा सा सर फ्लेक्सिबिलिटी और सर जैसे रेगुलर प्रैक्टिस में रह रहा था ना, तो मैं थोड़ा टीचिंग का थोड़ा डिफर पैटर्न फॉलो करता हूँ और मैं जो चीज एक बार उतार देता हूँ दिमाग में वो अच्छे से उतरती है। अब प्राणायाम 2 प्राणायाम और कल के रह गए हैं, उसके बाद प्राणायाम खत्म हो जाएगा। 1-2 मुद्रा कराएंगे, मुद्रा क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो जाएगा। तो सारी की सारी चीजों में क्या है, जब तक हम उसे एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आज आपसे रिव्यू लेता हूं मैं हर क्लास के बाद, उसका मतलब क्या है, क्वेरी सेशन रखता हूं, क्यों, क्या मतलब है उसका? आसन प्राणायाम तो आप जहां मर्जी जब मर्जी करते रहोगे, साइंस को समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी।
यस सर। भाई आसन तो आप कर ही लेते हो, अब मैं भी करवा दूंगा, लेकिन आपको सीखना क्या है? सर ये भी पूछना था मुझे कि जैसे कुछ आसन जो अभी हम मुझे पता नहीं कि क्या क्या आसन हमें करने हैं, कितना लेवल तक हमें जाना है। जब हमारा थ्योरी कवर हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम? आसन उसके बाद हमारा उतना टाइम उधर भी तो लगेगा ना, उसमें फिर तुम्हारा स्टेमिना भी तो डेवलप होगा ना। यस यस। जब अब अभी हम थ्योरी हम लगा रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिकलिटी आएगी तो उसमें प्रैक्टिकल में थ्योरी थोड़ी घुसाऊंगा मैं, फिर तो 2 घंटे का स्टेमिना अगर होगा तभी तो आप 1 घंटा क्लास ले पाओगे। ओके। ये Yes, sir. गलत कह रहा हूं? अगर आप खुद 1 घंटा एक्सरसाइज करने में थक रहे हो तो सामने वाले को तो आधा घंटा ही कराओगे आप लोग, यस यस। फिर आपके बस की 1 घंटा पूरा कवर करना नहीं है। 2 घंटे का अभ्यास हो जाएगा तो आप फिर 1 घंटा आराम से करवा सकते हो, फिर आप थकोगे भी नहीं, उन्हें भी समझा दोगे। ओके। Sir, when will we get the manual for asanas? Like we got for 200 ASTI. हाँ, उस पे काम चल रहा है। और सर प्लीज सर थोड़ा जल्दी करवा दो ना सर। Yes, it is delayed very much, sir. यस सर। सर एक्चुअली फिर क्या होता है सर, बाद में जब नोट्स मिलते हैं ना तो एक साथ सर गो थ्रू नहीं हो पाते, अभी साथ साथ में जो टॉपिक्स होते हैं ना सर वो गो थ्रू हो जाते, फिर ऐसा लगता है वो हिस्ट्री पढ़ना बहुत भारी पड़ता है सर। प्रति हमने मैं लिटरेचर अवेल करा दिया है, आपका जो सिलेबस है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट वन। बड़े सीरियसली काम चल रहा है, सीरियसली काम चल रहा है और ये बेनिफिट ही देगा। जल्दबाजी में तो ये पुराना भी दे सकते हैं हम, लेकिन उस पुराने का आपको कोई फायदा नहीं होगा ना। तो वो One more question. हाँ जी, Sorry to interrupt. One more question. So each and everything that you are explaining right now in the class, is all of that going to be covered in the theory? नो, अच्छा। क्योंकि आपका क्वेरी का जो पोर्शन में रखता हूं उसमें कुछ क्वेरी आपकी ऐसी होती हैं जो सिलेबस से बाहर होती हैं, लेकिन मैं आपको हर एक क्वेरी प्रोवाइड करता हूं, आंसर मिलता है आपको। जरूरी नहीं है सारी, ये अगर ऐसे बात करने लगूं तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपके सारे पुराण, महाभारत सब आ जाएंगे, लेकिन हम सारे सिलेबस में कवर नहीं कर रहे हैं। सर तो हाँ, सर जो एक मैसेज आया था मतलब ईमेल, उसमें हमें एक ब्रीफ सिलेबस भेजा था, तो उसमें ये सब मेंशन था, ऋग्वेद, यजुर, एवरीथिंग। वो तो जब आपने एडमिशन लिया था तब आया होगा ना। हाँ हाँ, तो ऋग्वेद पढ़ो। ऋग्वेद के 4 खंड हैं, 4 खंड लगभग 400 पेज के हैं, 500 पेज के हैं। यस तो 2-2.5 हजार पेज का ऋग्वेद है, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं। लगाओ जोर, देखते हैं आपका 300 में कवर हो तो जाएगा। मैं यही पूछ रही थी कि ये सब तो नहीं है ना, जब आप कह रहे हैं कि आपने सिलेबस चेंज करने का, तो मतलब अब ये सब इंक्लूडेड नहीं है ना उसमें? देखो, एक काम होता है माइक्रो लेवल पे। आप क्या करते हो, आप दवाई लेते हो ना, दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रीज। आप ट्री नहीं खा रहे हो, उसका एक्सट्रैक्ट खा रहे हो। आप 300 में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये नहीं कर रहे हो, आप उसका सार ले रहे हो, सार, निचोड़। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है, देखो आई वांट टू आस्क यू टू स्टॉप। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, मच मोर बेटर। उससे आपका अब तुम्हें जो सार मिल गया उसको प्रिंसिपल बना के अगर तुम किताब पढ़ोगे तो वो समझ में आने लगेगी। ये तो समझ में आता है। अगर तुम सिलेबस की बात करो, लकीर के फकीर बनना है, हम तो देखो, हम तो ऋग्वेद पढ़ा देंगे, पूरा समझा भी देंगे, लेकिन क्या केवल हमारा ऋग्वेद ही कवर करना है? नहीं सर, यही तो मैं पूछ रही थी कि जो आपने अभी नया सिलेबस बनाया है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब पे तो ध्यान नहीं देना होगा ना, या वो थ्योरी में होगा या ऐसे, मतलब कैसे होगा? मेरा स्टूडेंट थ्योरी है नहीं है, वी आर बियॉन्ड द लाइन। मेरा स्टूडेंट चलती फिरती लाइब्रेरी जैसा होगा, भले ही उसको
कम टाइम मिला है, लेकिन उसके पास इतनी नॉलेज होगी कि जो कई कई सालों से योगा अभ्यास कर रहे हैं ना, उसके सामने अगर क्वेश्चन करेंगे तो शायद कम लोग ही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कम लोग ही आंसर कर पाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस का, अगर ठीक ठीक चलते रहे तो। लकीर के फकीर मत बनो, छोड़ दो, ये कुछ नहीं आती काम में, ये बुक्स होगी, ये चीजें नहीं काम आती। सिखाया जा रहा है ना, उसको फॉलो करते चले जाओ। और ये कितने दिन अवेलेबल होता है, परमात्मा का विधान का कोई भरोसा नहीं होता, किसको कब उठ के किधर चलना पड़ जाए। आज जो मिल रहा है कल को मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं होता ऐसा। आज साधु भाव है तो कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। ये परिवर्तन चलते हैं, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी। अभी चल रहा है तो बहने दो, इसे लूट लो। कल को जब परिवर्तन आएगा, आपको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, भविष्य में क्या होगा। बात को समझ रहे हो ना मेरी? इस बैठते हुए पानी में से जितना पी सकते हो पी लो। नहीं सर, हाँ, जैसे आपको मैंने बोला था कि मेरा तो एक्चुअली 300 आवर्स सेशन एक्चुअली मैं बिफोर 200 आवर्स ले लिए थे सितंबर में। तो जब मेरा 200 घंटा खत्म हो गया था, मैं ध्रुव जी से बात किया था, तो मैंने बोला था कि मेरा तो ऑलरेडी एडवांस किया हुआ है, तो आप मुझे मैनुअल कम से कम भेज दीजिए, मैं पहले से ही पढ़ना चालू करूंगा। तो बोला हाँ मैनुअल तो रेडी है, आपको मिल जाएगा। तो अभी तो फोन करने से लोग मैनुअल भी मुझे नहीं भेज रहे एक्चुअली। अरे यही तो बात अभी क्रांति ने पूछी थी, अरुणा जी ने यही तो पूछा था कि मैनुअल। लेकिन मेरा जब बात हुआ था, उन्होंने बताया कि हाँ मैनुअल तो रेडी है एक्चुअली, यही मुझे बताया था एक्चुअली। पुराना था, मेरे आने के बाद बहुत चेंज हो गए। नहीं, कम से कम पुराना अगर मिल जाता तो एक गाइडलाइन मिल जाता एक्चुअली कि एग्जाम में किस टाइप। आप जो नोट्स बना रहे हो वो क्या कर रहे हो? नहीं वो तो है एक्चुअली। इससे ज्यादा बड़ा किताबों में भी नहीं मिलेगा, मैनुअल में भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, एग्जाम कब है? हाँ, एग्जाम तो तुम्हारा मार्च में होगा ना मेरे ख्याल से। हाँ, वो स्टार्टिंग में ऐसे ही बोला गया था मुझे। स्टार्टिंग में मतलब मेरा जब मैंने फर्स्ट डे में मैंने अकेले क्लास किया था, वो आई थिंक आपका 22 तारीख था एक्चुअली। मैंने जो सोच रखा था, मैं असाइनमेंट्स वगैरह जो दे रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल जो दे रहा हूँ, दैट विल ऑल्सो कवर इन द टाइम। ओके, इससे तुम्हारा प्रैक्टिकलिटी है ना क्लियर होगी। ये केवल इसमें नहीं आएगा, तुम्हारे सपोर्ट में है, आपके टाइम आवर्स काउंट होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें आगे खींच के लेके जा रहा हूं। पर आप लोगों का है ना सिंसियरिटी लेवल, देखो भाई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, अपने एफर्ट्स दिख नहीं रहे। मैं एक दिन असाइनमेंट कह दिया, एक दिन आ गई, दूसरे दिन तो पता ही नहीं है कौन कहाँ है, गायब सब। एक स्वागत ही का ने रेस्पॉन्स दिया। सर किया ना असाइनमेंट, लेकिन क्या करना था सर? वीडियो बना के भेजना था क्या सर आपको? आपको नोट्स तो बनाने होंगे ना, नोट्स बना के तो भेजो, ईमेल तो करो कि आपने क्या किया है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये तो बताओ ना। ये अच्छा चीज डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। आपने असाइनमेंट कर ली घर में, सर मुझे नहीं पता था ना सर ये चीज, क्योंकि मैं परसों का क्लास में एब्सेंट थी। हाँ, कल तो किया, लेकिन ये आपको करने हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना कि सर प्रैक्टिकल कब होगा, ये क्या प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं? आपको योगा टीचर बनना है, योगा टीचर। आपकी खुद की साधना क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो देखनी है हमें आपको तैयार करना है, अंदर से तैयार करना है। एक कागज का टुकड़ा लेके योगा टीचर नहीं बनाना। ओके सर, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। कल को मेरा कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा हमें ये नहीं पता था। मैं 15 मिनट का सेशन क्वेरीज के लिए रखता हूं, केवल क्वेरी के लिए इसलिए रखता हूं कि कोई डाउट हो कहीं से पूछो तो सही। ओके सर। सर अभी प्राणायाम कंप्लीट करोगे सर, उसके बाद सर आप मेडिटेशन भी कवर करवाओगे ना? मेडिटेशन भी होगा, मंत्र भी होगा, मतलब क्या पार्ट में नहीं आएंगे हमारे सिलेबस के? यस सर, आएंगे ना, वो सारी चीजें आएंगी ना। तो उनको केवल आसन प्राणायाम इतना सा पार्ट है, उसको इतना इंपॉर्टेंट मत दो। फिलोसफी क्लियर है ना, हर चीज क्लियर कर लोगे। ओके सर। सर जो वो हमने वो किया था षट क्रिया, उसमें क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? जैसे जल नीति भी नहीं सीख सकते?
मतलब नहीं, बाकी कर तो लो। सारी कॉम्प्लिकेटेड हो आप जाती है वो तो जलनेती कर लो, सूत्रनेती कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। सर लेकिन लेकिन अगर मतलब प्रॉपर सर गाइडलाइन में करोगे तो इंजरी से बच जाओगे। हाँ सर, तो मतलब ये जल नीति सूत्र नीति भी आप नहीं ऑनलाइन ही सिखा सकते? हाँ कर लो, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, करना उसके पर्टिकुलर्स फॉलो करके, यस 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 डेफिनेटली। फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस सर यस। सभी जिसको अभ्यास नहीं है पहली बार करे तो वो मत करना, वो एक गाइडलाइन yes. में ही करना। यस सर यस सर। सर तो सर आप गाइडलाइन दोगे ना ऑनलाइन बैठ करके तो हो जाएगा, फिर सब कर लेंगे, मुझे तो लगता है ऐसा। तेरे नाक में अगर मांस बढ़ रहा है, साइनस मस्कुलर बढ़ी हुई है, और वहां पे अगर सूत्रनेति कर रहे हैं, जो ब्लड आएगा उसके बाद क्या करना है, ये मुश्किल हो जाएगी। अगर कहीं इंजरी आ गई सीरियस, उस टाइम कैसे हैंडल करोगे? हॉस्पिटलाइज होना पड़ तो गया सर तो यहाँ से पहले सर सबको पूछना पड़ेगा ना सर, किसी को साइनस तो नहीं है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, हाँ, तो तो उसके बाद। ये चीजें कईयों को पता ही नहीं होती, उस कंडीशन में क्या करेंगे? आपको पता है कि साइनस है कि नहीं आपको? यस सर, मुझे तो पता है जरूरी सर, थोड़ा ही सबको अपनी संजना, बॉडी में तो पता ही होगा ना सर। जरूरी थोड़ा ही संजना को ये पता है साइनस क्या होता है, साइनस मसल्स कैसे काम करती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हर एक स्टूडेंट अपने एक बैकग्राउंड से है, जरूरी नहीं है उसको पता हो। एक को यही नहीं पता कि मेरे को विजन कौन सा क्लियर है, कौन सा नहीं है, हमें दिखना कैसे है, दिखना नहीं है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं है। ये एक इंटरनल सेगमेंट है जो हमें, ठीक है स्वागत क्रांति, तुझे पता है कि तुझे साइनस नहीं है, लेकिन कईयों को तो यही नहीं पता साइनस होता क्या है। बात को समझ रहे हो ना? यस सर। तो उस कंडीशन में अगर उसने रिस्क ले लिया तो उसका तो लाइफ और डेथ का क्वेश्चन मार्क लग गया, यस यस है कि नहीं? वो तो हो गया काम, उसका काम खत्म वहीं पे। और हम तो ऑनलाइन है, और अगले दिन हमारे पास आएगी ये कॉल, हाँ जी हम थाने से बोल रहे हैं, आपने एक बंदा मार दिया। नहीं सर, ऐसा नेगेटिव नहीं बोलो नहीं होगा सर। अरे क्रांति, बात को, इसकी सेंसिटिविटी को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर, आपके लिए तो जोश है, आप तो सीखना चाह रहे हो, लेकिन किसी को स्थिति का पता ही नहीं है और वो कर जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है। और वहां पे हूं मैं, अब मैं तुम्हारे पास हूं, तुम कर रहे हो, तुम्हारे को कोई दिक्कत होगी, फिर ये चुटकी का काम है, फिर हमें पता है हमें क्या करना है। यस सर। सर मतलब ये 300 का जो हम कोर्स कर लेंगे, इसके बाद भी हमें नहीं कराना जब तक हम प्रॉपर सीख ना लें किसी से? तुम्हें तो तब तक बिल्कुल नहीं कराना जब तक इसका अच्छे से अभ्यास ना हो जाए। यस सर। सर अगर अभ्यास हो चुका है अब तो सर, अब किसी को सही करना है तो वो उसके प्रिकॉशंस कैसे, वो तो आप बता सकते हो ना सर। अब मुझे आता है, लेकिन अब कभी कोई सामने वाला गलत कर रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको कैसे सही किया जाए, तो वो तो आप मुझे सिखा सकते हो सर। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो कहीं तक भी कोई इशू नहीं, सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस सर। एक एथिक्स समझ लो, अपने लाइफ का ही समझ लो और जीवन को समझ लो अच्छे से। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो किसी को खतरा बन जाए किसी के लिए, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस मत करना। ओके। कईयों को सीवियर सर्वाइकल होता है और वो इस स्टेज पे होता है कि 1% ही चांस है सर्वाइवल का, नहीं तो पैरालिसिस तक हो जाता है। पता है सर्वाइकल से? यस सर। पता है? 1% चांस रह रहा है, अटका हुआ है। ऐसी कंडीशन में हल्का सा झटका भी उसकी गर्दन को लेकर बैठ जाएगा। सीवियरिटी को समझना है। तो सर्वाइकल में तो सर्जरी तक बात जाती है, मैंने ठीक देखा है है। ना? सीवियरिटी समझनी है कि सीवियर क्या है। ऐसे कूद मत पड़ना, जोश तो बहुत होता है। हम भी जब गए थे ना, नए नए योगा टीचर बने थे, हमने बहुत मजे लिए। चीजें तो सामने तब आई हैं जब हमने खुद देखा है कि लाइफ डेथ क्या होती है। यस हमने अपने आगे, एक बंदे ने, योगा टीचर था, अच्छा वो बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा चैलेंजिंग था, और जिसको करा रहा था वो फैमिली बहुत एजुकेटेड थी, एडवोकेट फैमिली से था। सोचो क्या हुआ होगा, अंदाज लगाओ। तो केस ही कर दिया होगा। जेल में पड़ा है, जेल में पड़ा है।
यस सर। तो ये बहुत माइन्यूट लगा है स्वागति का, सॉरी क्रांति, जैसे आपने जो उसमें कह दिया कि भाई हम करा सकते हैं, आप हमें ऐसे गाइड कर दो, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता। मैं तुम्हारी जान का खतरा नहीं उठा सकता, ठीक है। सर एक और चीज है, जब आसन प्रैक्टिस करेंगे तो सर होता है ना, किसी किसी का आसन करते हुए किसी का बैक में जर्क आ गया, किसी का शोल्डर स्प्रेन हो गया, मतलब दर्द उठने लगा, तो सर इनको कैसे रिकवर किया जाए, वो सब चीजें तो सिखाएंगे ना सर? हाँ, 300 देखो डू एंड डोंट्स तो सभी बताए जाएंगे। सर डू एंड डोंट्स तो ठीक है, लेकिन सर उससे कुछ हो गया किसी को, लाइक हाँ, करते करते झटका कैसे लग करना है गया, वो भी बता देंगे, वो भी बताएंगे, वो कोई सुनिए। तो हाँ जी सर, ये वाली चीजें भी थोड़ा गाइड। अमेरिका में योगा टीचर के लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, यस। हेल्थ एंड मेडिकल लाइन का वो करना पड़ता है उनको। और उसमें भी किसी ने योगासन किया, नॉर्मली पहले दिन जब योगासन करते हैं तो दर्द होता है, अगर किसी के शरीर में दर्द हो गया और उसने कंप्लेन कर दी इस चीज की, तो भी आपका लाइसेंस तो जब्त होगा ही होगा, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि आप फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हो तो होगा। कॉमन सेंस से लॉ नहीं चलता, ये तो कॉमन सेंस को लॉ नहीं समझता, वो तो प्रैक्टिकलिटी देखता है। तो पर ये तो आपने जिम कहा- जाके भी होता है। आपने जिम कहा जाके भी। इसके शरीर में दर्द हो गया, ही इज इंजर्ड, वो तो मेडिकल लाइन में दो ही चीज पूछेगा, हाँ भाई इंजरी क्या है, दर्द हो रहा है, मेडिकल चेकअप कराओ, इंजरी है, हाँ ये पकड़ो जी सर्टिफिकेट आ गया, अब केस करो। वो तो ये जानता है बस। हिंदुस्तान नहीं है सारी दुनिया। कनाडा में मसाज करने जाओगे तो वहीं से क्वालिफाइड हो तो मसाज कर सकते हो, बाहर का क्वालिफाइड आदमी मसाज ही नहीं कर सकता, साइंस है पूरी, ठीक है ना। वो स्पेशल साइंस लिए बैठे हैं, इसका मतलब ये है नहीं ना, लेकिन उनके रूल में है, हमें उनको भी फॉलो करना है। सर तो सर फिर इसमें जैसे अभी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन भी इंटरनेशनली दे रहे हैं इंडिया से बाहर, तो फिर उस केस में कैसे, ये लीगल क्या होगा उस केस में, हमें कैसे? इंटरनेशनल लॉ है पूरे। अच्छा, तो फिर उसमें मतलब वो हमें क्या आप समझाएंगे कि वो लॉज के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है? क्योंकि ये तो अगर हम ये यहाँ पे बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है कि क्या ये हमें बताना चाहिए, कागजों में तो नहीं है कहीं मेंशन, ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सर थैंक यू सर, बट ये ना कि उस दिन हम लोग बिजनेस वाला जो वर्कशॉप पे बात कर रहे थे कि मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, तो कोई ऐसे आपने बोला था कि बाहर की सिटीज के एफबी ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लेना। तो फिर अगर मैं कर भी लूंगी और कराऊंगी भी यहाँ से, ऑनलाइन भी कराऊंगी, तो फिर उस केस में कैसे मतलब संभालना चाहिए इन चीजों को? माइल्ड पहले दिन बहुत ही हल्का, ये चलना चाहिए रिदमिक 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 रिदमिक, यानी कि आसन रेस्ट आसन रेस्ट आसन रेस्ट, ये चलोगे तो हो जाएगा। और सर इस केस में अगर गॉड फॉरबिड कुछ ऐसे हो जाता है उनको, इंजरी या कुछ ऐसे पेन हो जाता है, तो फिर भी वो कर सकते हैं केस, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं? अच्छा, हर चीज को बहुत सेंसिटिविटी के साथ, जोश में नहीं होश में रहना है, होश में रहना है। अभी समुद्र की एक बूंद हो, समुद्र बनना है, उसके बाद सब सही है, लेकिन बढ़ते जाना है, नॉलेज गेन करते रहो, अपडेट अपग्रेडेशन, ठीक है। ओके सर। बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करना है, समझदारी के साथ काम करना है। योगी दांतों में जैसे बीज जीभ रहती है ना, वैसे रहना है। आप पे उंगली ना उठ जाए और काम भी कर जाओ। तो आज का असाइनमेंट क्या है? आज का असाइनमेंट हमने शीतली प्राणायाम करवाया है। सर ये मत बोलना सर, बहुत ठंड है सर बाहर। हाँ तो मैं नहीं कह रहा ना। ये तो नहीं करने वाले तो यहाँ तो आ ही नहीं रही, धूप ही नहीं निकलती है, रोज हम वेट करते रहते हैं। तो सर्दी में शीतली और शीतकारी को अवॉइड करते हैं, लेकिन एक दो राउंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती।
ठीक है, सर कुछ मैं- 5 राउंड तक 0 एरर है। सर मैं ना अभी मैं पीरियड्स पे हूँ तो मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पाती, मतलब ये किसने कहा है? सर मेरा ध्यान ही नहीं, क्योंकि 2 दिन तो अभी बहुत पेन था देखो तो देखो इसलिए नहीं हो रहा रवीना, था। एक होता है स्थूल पूजा, एक होता है सूक्ष्म पूजा। भगवान तो जब आप जिस भी कंडीशन में हो, भगवान ने जो हमें दिया है उसमें तो हम वैसे ही है ना। नहीं नहीं सर, वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है। मैं एक्चुअली पेन बहुत था बैक में भी, कोई बात तो नहीं, लेट के इसलिए- कर लो, आराम से कर लो। ओके। ध्यान के लिए नियम मत बनाओ कि हम ध्यान नहीं कर सकते। हम्म। ध्यान तो आप हर टाइम कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में। ध्यान तो आप टॉयलेट में बैठ के कर सकते हो, जहां पे हम वर्जित कहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी। भगवान का नाम तो कहीं भी ले सकते हो, वहां पे कोई दोष नहीं है। मानसिक रूप से कर रहे हो ना। हाँ। स्थूल में तो हमें नहा धो के पूजा में मंदिर में जाना पड़ता है, हम्म। स्थूल है। सूक्ष्म में तो हर टाइम भगवान है हमारे अंदर, उसे कहां तक बचाओगे? जब आप स्टूल पास कर रहे हो, यूरिन पास कर रहे हो, क्या उस टाइम भगवान नहीं है हमारे अंदर, या छोड़ के बाहर चला जाता है कहीं? ये माइंड से निकाल लो चीजें कि आप अलग हो। नहीं नहीं सर, वो रीजन नहीं था, वो तुम्हें बस आंसर मिल गया ना? पेन। हाँ हाँ हाँ। आंसर मिल गया ना? हाँ जी हाँ जी, बस। ओके मुद्दा खत्म हो गया। नेक्स्ट सर। ठीक। चलो भाई, कमर गर्दन सीधी करो, आंखें बंद करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिरे भवतु शांति। भवतु शांति। धन्यवाद करो परमात्मा का। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ें, धीरे से आंखों पर रखें, हाथ की हथेली देखते हुए आंखें खोल लें। तो आप सभी का धन्यवाद। आज आपने इतना गूढ़ रहस्य आज उजागर करवा लिया।